अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीज़ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ हया राजपूत के कलम से लिखा गया नावल दश्ते हिजरा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। चलिए अब नावल की तरफ चलते हैं। छोड़ देने के लिए तुम्हारे सारे हुकूमत अपने नाम नहीं लिखवाए मैं रही थी। वो सोच आते ही मज़ीद खफा हो गई। उसने दिमाग में चलती सिकंदर की आवाज़ों से पीछा छुड़वाने के लिए कानों पर हेडसेट लगाकर मोबाइल से अटैच किया और सॉन्ग सेलेक्ट करके बैग से पुश टकाए आंखें मूंदी। ज़रजान उस पर अफसोस भरी नज़र डालकर रह गया। गाड़ी कानों में पिटती गाने की आवाज़ से चलती सोचों पर लम्हे को बंद बंधा। वो गाड़ी पार्किंग एरिया में रोकते सिरत से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते अंदर की जाने बढ़ा। कई लोगों ने मुड़ कर उस खूबसूरत कड़ियल मर्द को इज़्तिराबी कैफियत में भागते देखा। ये प्लेन टेक ऑफ नहीं करना चाहिए, उसे किसी भी तरह रोको। इसी वक्त उसकी धार पर चेक इन काउंटर पर बैठा स्टाफ घबराने पर मजबूर हो गया, मगर ये प्लेन तो ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है सर, अब कुछ नहीं हो सकता। उनमें से एक लड़की ने गला करके जवाब दिया। मजीद कुछ बोल नहीं लगा था। उसकी बात सुनकर यकलख्त खामोश हुआ। उस प्लेन में मौजूद एक चोर है, मेरा दिल चैन सांसें ज़िंदगी सब चुरा कर भाग रही है। उसे रोको। लब खामोश थे मगर दिल चीख चीख कर फरियाद कर रहा था। मुड़कर शिकस्ता चाल चलता वहाँ से निकल चला गया। गाड़ी में बैठकर उसे दरवाज़ा बंद किया और स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया। दिमाग इस वक्त बिल्कुल साफ था। अक्सर खाली किस्म का कोई सोच फिल वक्त उसके दिमाग में नहीं थी। अचानक उसे दुनिया की हर चीज़ बेमानी लगने लगी थी। हर चीज़ से लाताल्लुक़ ही बरतने का दिल चाह रहा था। दिल गोया एकदम हर चीज़ से अटाट हो गया। वो कितनी ही देर वक्त की गिनती और सर के बढ़ते दर्द को इग्नोर किए वैसे बैठा रहा। 1 घंटा 2 घंटे हर रोज़ वैसे ही बैठा रहा। उसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। 3 घंटे मोबाइल की मुसलसल बजती आवाज़ पर चढ़कर मोबाइल निकाला, मगर जीप की कॉल देखकर गहरा सांस लेकर उसने खुद को कंपोज करके कॉल अटेंड की। रस्मी अलैक्स के बाद असल मौजू पर आया। जी सर, कल जर्मनी की पूरी तैयारी है। जर्मनी के बाद इटली में किया गया और उनका आखिरी कील साबित होगा। उनकी बात का जवाब देकर खुदा हाफिज़ कहते उसने कॉल काटकर मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंककर चेहरे पर हाथ फेरा। माथे पर बिखरे बाल ने हाथ की मदद से पीछे कर इग्निशन में चाबी घुमाया। अब मिशन की तैयारी करनी थी, उस पर फोकस करना था, क्योंकि उसके लिए ज़मीन से पहले उसका वतन था। उसकी मिट्टी थी। डूबता सूरज और अपने साथ कहीं दिल डुबा कर ले गया। उन डूबे दिलों में कुछ के पास हमदर्द थे, हमराज थे, हमदम थे और कुछ वक्त की ऐसी सितम ज़रीफ़ी का शिकार थे जिनके पास कोई पुरसाने हाल नहीं था। हज़ाम सिकंदर शाह वक्त की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुआ था। प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। ज़मीन हज़ाम सिकंदर का दिल सुकून नींद शाह पैलेस में ही कैद रह गई थी। जब काफ़ी जब्त के बावजूद आंसू ना रुके, चेहरे को विंडो की जानिब मोड़कर बेकुल आंसू को बहने दिया। उसे रोते देखकर जब जान अपने साथ लगाते उसके बाल चला, उसे दिलासा दिया। काफ़ी देर रो चुकने के बाद दिल कुछ हल्का हुआ तो आंसू साफ करती पीछे, आई यू फीलिंग बेटर ना, उसने ज़मीन को देखते हुए सवाल किया। खामोशी से सरस बात में हिला गई। नाश्ते की मेज़ पर एक अनजान लड़की को पाकर आलम खान चटके मगर चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखते हुए बावाज़ सलाम करके अपनी कुर्सी पर बिठाया। गुलरुख और अर्ज़म दोनों ने एकदम ज़बान होकर उनके सलाम का जवाब दिया, मगर अर्ज़म की आवाज़ इंतहाई धीमी थी। अर्ज़म, ये आलम है, मेरे हस्बैंड और ज़र के डैड। उन्होंने अर्ज़म को आलम खान से मुतारिफ़ करवाया। अर्ज़म ने उन्हें देखकर सर के इशारे से एक बार पर सलाम किया। और ये प्यारी सी बच्ची अर्ज़म यहीं हमारे पास रहेगी। उन्होंने आलम खान से मुतारिफ़ करवाते हुए टेबल पर मौजूद अर्ज़म के हाथ पर अपनाइयत से हाथ रखा। वो जो सोच रही थी उसका तारुफ एक अजनबी बेघर लड़की के तौर पर करवाया जाएगा, अपनी अपनाइयत पर सर झुकाकर आंसू पीने लगी। दिल से उन सब की एहसानमंद हुई थी जिन्होंने एक अनजान लड़की को अपने घर में पनाह दे रखी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, घर में रौनक तो बच्चियों के दम से होती है। उन्होंने शफकत से कहते अर्ज़म के सर पर हाथ रखा। आंसू को गोला अर्ज़म के हलक में अटका। थैंक यू अंकल, वो मुश्किल बोल पाई। उसका दिल का यहाँ से भाग जाए, उनके सामने रोना नहीं चाहती थी। सबकी इंतहा पर पहुँचते हुए उसने आंसू हलक से उतार कर आंखों में आई नमी गैर महसूस अंदाज से साफ करती वापस खाने की जानिब मुतवज्जो सी हो गई। आलम खान नाश्ते के दौरान मामूल के मुताबिक बात करते हुए अर्ज़म को भी गुफ्तगू में शामिल किया। अर्ज़म उन सब के मोहब्बत भरे रवैये पर एहसानमंद होते साथ शदबी थी। आजकल मादा परस्ती के दौर में लोग बगैर तहकीक एक अजनबी लड़की को अपने घर में पनाह दिए हुए थे। ना सिर्फ पनाह दिए बल्कि उसके साथ इंतहाई खलूस से पेश आए। तब तक किसी ने उसके साथ उसकी फैमिली, घर वालों के बारे में सवाल तक नहीं किया था। वीकेंड के बाद आज दोनों घर पर ही थे। मैं स्टडी में हूँ, काफ़ी वहीं भेज दीजिएगा। और बेटा, आपको कोई बुक रीडिंग का शौक़ है? उन्होंने गुलरुख से कहा। अचानक अर्ज़म से पूछा। जी। वो यकलख्ती से जवाब देकर खामोश हो गई। गुड, चलो फिर स्टडी में मेरे साथ आप कोई बुक रीड कर लेना, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। इतनी बड़ी होम लाइब्रेरी देखकर वो दंग रह गई। वहाँ मौजूद किताबों की ज़बरदस्त कलेक्शन देखकर सराहे बगैर ना रह सकी। आपकी स्टडी तो बहुत खूबसूरत है और बुक्स कलेक्शन इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। उसको देखकर एक आप इंतहाई बाज़ौक़ इंसान है। उनके साथ नॉर्मल अंदाज में बात करी थी। ये नर्म और पुरशफ़क़त रवैये का नतीजा था और ना जल्द किसी से घुलने मिलने वालों में से थी। उसकी तारीफ़ करने पर उसके लब मुस्कुराहट में ढले। बाज़ौक़ तो आप भी हैं बेटा, क्योंकि आप ऐसी किताबें पढ़ती हैं, इल्म रखती हैं
और उन्होंने दलील के साथ तारीख की तो आजी से का भरम रखते हुए इनकार ना कर पाई। आप कोई बुक पढ़ लो, मैं अपनी मेल चेक कर लूँ, बहुत दिन हो गए हैं। उसे कहते बैठ कर लैपटॉप खोल गए, वहाँ मौजूद किताबें देखने लगे। कुछ देर बाद एक किताब सेलेक्ट करते आलम खान पर एक नज़र डालकर पढ़ने बैठ गई। मुलाजिम दरवाज़ा नॉक करता अंदर आया, कॉफ़ी का कप उनकी मेज़ पर रखकर वापस चला गया। मेज़ कर चेक करते उनकी नज़र एक दोस्त की मेल पर पड़ गई। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त की मेल देखकर बाकी मेल्स इग्नोर करते खोल गए। अस्सलाम वालेकुम आलम, उम्मीद है तुम खैरियत से होगे। भाभी बच्चे ठीक हो गए। मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसके लिए तमहीद नहीं मानूंगा। मैं जानता हूँ शायद तुम नाराज़ हो जाओ, मगर ये हालात ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे कुछ जिम्मेदारी तुम्हें सौंपनी पड़ती है। तुम्हारे अलावा इस मामले में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। मेरे पास फैमिली के नाम पर एक भाई और बेटी है, और भाई तुम जानते हो जायदाद के तनाज़े पर मेरे खून का प्यासा हो रहा है। ऐसे में तुम मेरे बचपन के वाहिद साथी हो जिस पर भरोसा करके अपनी जान का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। हकीकत यह है कि मैं ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज पर हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा, मगर मेरी बेटी इस हौलनाक हकीकत से अक्सर अनजान है। मासूम तो अपने सर पर लटकती हुई खतरे की नंगी तलवार से भी अनजान है। मेरा छोटा भाई चाहता है मैं अपनी छोटी सी बच्ची की शादी उसके 2 बच्चों के बाप बेटे से कर दूँ, ताकि हमारे आबा और अजदाद की सारी जायदाद ख़ानदान में रहे। जैसा कि तुम जानते हो रस्म रिवाज के मुताबिक शादियाँ ख़ानदान में होती हैं ताकि आबा और अजदाद से मिलने वाली जायदादें ख़ानदान से बाहर न जाए, मगर इन फजूल जाहिलियत की रस्मों से सख्त खिलाफ हूँ। मैं अपनी बेटी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं आज अपने सर पर हूँ तो महफूज हूँ, मगर कल नहीं होगा। सबसे बड़ा ख़तरा उस अपने चचा से है। मेरे बाद मेरी बेटी को ख़ानदानी रस्म रिवाज की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। आलम, मैं अपनी बेटी के लिए तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, उसकी भीख समझ लो कि तुम मेरी बेटी को सरपरस्ती मिले लो। जरजान के साथ उसका निकाह मेरी ज़िंदगी में ही कर दो। मेरी मौत के बाद तुम अपने पास अपनी बेटी बना के रखना। मेरे पास सिर्फ तुम्हारे पास महफूज रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। मैं उसे कल की फ़्लाइट से तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मैं खुद नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मेरे भाई को इस मामले की भिनक पड़ी तो मसला हो जाएगा। ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान है, मगर बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मगर अपनी बेटी को महफूज हाथों में सौंप कर मना चाहता हूँ। मैंने उसकी फ़्लाइट टाइमिंग और पिक्चर तुम्हें भेज दी है, वो देख लेना, उसे एयरपोर्ट से पिक कर लेना। मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी मानते हो, मुझसे कहीं बढ़कर ख्याल रखोगे। तुम्हारा दोस्त हमदान दुरानी। उसके जिगरी यार बचपन के दोस्त का पैगाम तो ख़त्म हो गया, मगर हाँ, उनका चेहरा आंसुओं से तर था। अर्ज़म उनकी हालत से बेखबर कुछ फासले पर बैठी किताब पढ़ने में मुनहक थी। उन्हें अपना दिल दुखता हुआ महसूस हुआ। खुद बेटी वाले थे, अपने जिगरी दोस्त का दुख तो बेबसी खूब महसूस कर सकते थे। उन्होंने मेल की टाइम नहीं की, 3 दिन पहले की थी। उनका सर चकरा कर रह गया। वो 4 दिन पहले बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस गए थे। इतने महसूस थे कि मेल से करने का वक्त ही नहीं था। ओह मेरे अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया। वो बच्ची 2 दिन पहले ही आई थी और अब न जाने कहाँ होंगी। उन्होंने जल्दी से फ़्लाइट की टाइम नहीं की जो परसों रात 10 बजे की थी। उन्होंने सर हाथों में गिराया, या अल्लाह, वो रात के पराए मुल्क में कहाँ रही होगी। उन्होंने परेशानी से सोचते हुए पिक्चर खोली तो उन्हें चेहरा इंतहाई शनासा लगा, मगर अगले ही लम्हे हैरत का शदीद झटका लगा। ये वाला रूट सब फॉलो करोगे, मगर इसके कोई चांसेस नहीं है। सिकंदर ने संजीदगी से नक्शे पर निशानदही करते दायरे में खड़ी पूरी टीम को हिदायत दे रहा था। सबके चेहरों पर इस वक्त संजीदगी तबीज़ थी। फ़ाइक मुखबरी से पहले सारी खबरें सिकंदर को दे रहा था। सिकंदर उस बात से अगले स्टेप के बारे में सोच रहा था। इस वक्त सिकंदर के चेहरे पर कहीं दुख, कर्ब और अजियत का नाम तक नहीं था। मिशन के सबब उसे ज़मीन का मामला बाद में दाद के लिए उठा था। इस वक्त इसका पूरा ध्यान उसके मिशन पर था। झटके से आलम खान ने सर उठाकर सामने बैठी अर्ज़म को देखा, जो किताब पढ़ने में मुनमहिक थी। अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। खुदा की कुदरत पर शक बैठे थे कि उस लड़की को पिछले लम्हे परेशान थे। भी लड़की उनकी नज़रों के सामने उनके घर में उनकी छत के नीचे सही सलामत महफूज बैठी है। शुक्र का आंसू उनकी गाल पर बह निकला। उन्होंने आंखें बंद करके दिल में उतरता सुकून महसूस किया। एक पल की आमद थी जो उन पर आ गुजर चुकी थी। अब आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। किसी अनजाने एहसास के तहत अर्ज़म ने किताब से नजरें हटाकर उन्हें देखता, जो बहस से आंसू मुस्कुराते चेहरे से देख रहे थे। उसे एक पल को उन पर अपने बाबा का गुमान हुआ। किताब छोड़कर जल्दी से उनके जाने पड़ी। क्या हुआ अंकल, आप ठीक है? उसने तशवीश का इजहार किया। मेरी बेटी ठीक हो? उन्होंने उसका चेहरा हाथों में भर के बेकरारियत से पूछा। उनके मुंह से बेटी सुनकर अजीब एहसास से घेरते उसकी आंखें भीगी। उसी पल अपने बाबा की शिद्दत याद आई। इधर बैठो बेटा, उन्होंने सोफे पर बैठते कहा, और खुद भी उसके पास कुछ फासले पर बैठ के। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अपनी खुशी का इजहार कैसे करें, उस पाक ज़ात का शुक्र कैसे अदा करें जिसने उन्हें किसी भी आजमाइश से महफूज रखा। हमदान कहाँ है? वो ठीक तो है ना? और यहाँ तक कैसे पहुँची? उनके लहजे में फ़िक्र और परेशानी की बेकरारियत झलक रही थी। उनका सवाल सुनकर अर्ज़म ने चटकते अंदाज में कहा, आप आलम खान बंगश हैं? बाबा के दोस्त। वो अर्ज़ हैरान थी। उसके अंदाज पर उन्हें आलम खान बंगश का गुमान हुआ, मगर हैरत हद के सिवा थी। जी मेरी बेटी, मैं ही आपके बाबा का दोस्त हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटी, अगर वो मेल पहले देख लेता तो। नहीं अंकल, आपको मुझसे माफ़ी मांगकर शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं। आप मेरे लिए मेरे बाबा जैसे हैं, और बाबा बेटियों से माफ़ी नहीं मांगते, अच्छे नहीं लगते। उसने उनकी बात काटकर शर्मिंदा करते हुए आजी से फ़ौरन रुका। मेरी बेटी, मैं आपके बाबा जैसे नहीं बल्कि बाबा ही। उन्होंने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखा। हमदान कैसा है? वो लब कुचल कर रहेगी। जिन्हें आंसुओं को 3 दिन रोके थी, मगर आज किसी अपने को सामने पाकर बेबस होगी। वो उनके साथ लगकर फूट फूट कर रो दी। उसके रोने पर अंदाज़ा कर चुके थे उनके दोस्त का उनसे बहुत दूर जा चुका है। उसका खुद दिल फट रहा था, मगर अर्ज़म की खातिर उन्होंने खुद को संभाला, जो इतनी छोटी सी उम्र में दरबदरी का अजाब झेल रही थी। अपने बाप को खो चुकी थी। काफ़ी देर रो चुकने के बाद उसके दिल पर पड़ा बोझ हल्का कम हुआ। दुख तो कायम रहना था, जिसका इलाज सिर्फ वक्त था।
वक्त ने उसके हर जख्म पर मरहम रखना था, मगर दिल पर पड़ा बोझ खुलकर आंसू बहाने से हल्का हो चुका था। आलम खान ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया, आहिस्ता आहिस्ता उसे तमाम हकीकत से आगाह किया। जिस दिन उन्होंने ये ईमेल लिखी थी उससे वफात पा गए। उन्होंने अर्ज़म को सही सलामत एयरपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी एक खास मुलाजिम को सौंपी थी। अपने बाबा को देखने के लिए उनके रूम में गई तो लैपटॉप टांगों पर रखे बैकग्राउंड से टेक लगाए सो रहे थे। मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर इख्तियार से लैपटॉप उनकी टांगों से उठा टेबल पर रखने लगी। उसकी नज़र मेल में अपनी तस्वीर पर गई। उनके एहतियात से कंबल दुरुस्त करती लैपटॉप कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में आकर मेल पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी आंसू गाल पर बहते चले गए। इतनी मुश्किलात तकलीफ के बावजूद बाप के लिए लड़ रहा था। उसे महसूस ही ना हुआ कब हिचकियों से रोने लगी। उसके रोते हुए लैपटॉप बंद किया। उसका जिस्म कांप रहा था, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। वो मुश्किल उठी और रोते रोते बाप के कमरे के जाने बड़ी। इस वक्त अपने बाप के सीने से लगकर रोना चाहती थी। जब बेतहाशा उदास या खुश होती तो अपने बाप के साथ अपनी खुशी कभी बांट लेती थी। आज इतना बड़ा झटका लगने पर सबसे पहले अपने बाप की जाने भागी थी। कमरे में जाकर बेड पर बैठी तो एक हाथ जो उन्होंने अपने सीने पर रखा हुआ था अपने कंधे के गिर्द फैलाती खुद उनके साथ बैठती सर उनके सीने पर रख दिया। बाबा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। मैं तो आपकी हर बात आपसे शेयर करती हूँ, फिर आपने क्यों इतनी तकलीफ और मुशक्क़त अकेले से ही? मुझे कुछ बताते तो सही, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी। मेरे प्यारे बाबा, हम वहाँ जाएंगे जहाँ आपका इलाज मुमकिन हो। आप नाउम्मीद मत हो, ये भी आपने मुझे से कहा, याद है ना? जैसे चाहे वैसे होगा। ज़िंदगी के किसी मकाम पर मायूस नहीं होना। देखिए बाबा, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। हम आपका इलाज करवाएंगे, दुनिया के आखिरी कोने तक जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा। हिचकों से रोते बोलती चली जा रही थी, उस बात से बेखबर कि उसका बाप उसे नहीं सुन रहा। अचानक उसे महसूस हुआ कब से बोले चली जा रही थी उसके बाप ने कोई हरकत नहीं की। उसने सीने से सर उठाकर उनका चेहरा देखा जो बिल्कुल पुरसकून था, गोया गहरी नींद में थे। एक अनजाने एहसास से उसका दिल कांपा। बाबा, उसने बेयकीनी से कहते हुए उनका चेहरा तपतपाया। बाबा जान, वो शदीद बेयकीनी थी। बाबा उठे ना, जिद तो मुझे करनी थी, आप क्यों कर रहे हैं? उसने रोते हुए झंझोड़ा। उनकी गर्दन पर एक जानिब पर लड़क गई। बाबा, वो पूरी शिद्दत से चीखी। उसकी चीख सुनकर सारे मुलाजिम फ़ौरन के कमरे में, आप क्यों नहीं उठ रही? उठे ना बाबा। मुसलसल उनका झंझोड़ती चिल्ला रही थी। डॉक्टर को बुलवाया गया जिसने उनके मरने की तस्दीक की। सब पर बिजली गिराई। बस हौसला करो मेरा बच्चा। उनकी ख़ानदानी मुलाजमा अम्मा भी, जिसने उसकी वालदा की वफ़ात के बाद अब तक उसे संभाला था, उन्होंने अपने साथ लगाते हुए हौसला दिया। नहीं बाबा, आप मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते। अभी तो मैंने आपको बहुत कुछ बताना है। अभी तो मैंने आपसे बातें भी नहीं की थी। मैं तो आपसे नाराज़ थी और आप मुझे मनाना भी था। बाबा उठें प्लीज़। उनकी झंझोड़ती बुरी शिद्दत से चिल्ला रही थी, मगर उसका बाप उससे बहुत दूर आलम बाला की जाने परवाज़ कर चुका था। अब उसकी बेटी के आंसू नहीं पहुंच सकते थे, जिसकी आंखों की नमी की वजह उन्हें बेचैन कर देती थी। हज़ियानी अंदाज में चिल्लाती तो बच्चे से बेनियाज भीगे चेहरे बिखरे बालों के साथ रोती सबको काबिल रहम लग रही थी। उसकी हालत पर सबको रोने पर मजबूर कर दिया। क़यामत थी जो अर्ज़म पर गुजर गई थी। अम्मा भी उसे हमदान दुरानी की मौत की खबर निकलने से पहले यहाँ से निकालना चाहती थी और ज़बरदस्ती किसी को भिनक लगने से कब्र रोती हुई लगती। अर्ज़म को अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट भेजा और ख़ुद कफन दफन का इंतज़ाम करने लगी। उनके भाई को इत्तला मिली तो बेज़ाहिर दुनिया दिखावे के लिए रोता धोता यहाँ आया, मगर असल मकसद अर्ज़म थी। मगर पांसा पलटता देखकर उसने अपनी असली सूरत दिखाने में एक लम्हा लगाया। उसने अर्ज़म को तलाश करवाया, मगर ना पाकर फूफा करता वहाँ से चला गया। अम्मा भी और उनके बेटे के अलावा कोई तीसरा इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि अर्ज़म अमेरिका के लिए रवाना हो चुके। उन्हें अर्ज़म की गुमशुदगी की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि उनका असल मकसद जायदाद थी जो उनके भाई की वफ़ात के बाद अर्ज़म के गायब हो जाने की सूरत में खुद ब खुद उन्हीं के पास आ गई थी। 19.5 घंटे की फ़्लाइट में मुसलसल रोती उसके साथ बैठी एक मामर खातून सारे रास्तों से दिलासा देती रही, मगर इसे तसल्ली किसी काम नहीं आई थी। एयरपोर्ट पर उतरकर एक ट्रांस की कैफियत में चलती हुई जाकर वेटिंग लाउंज में बैठ गई। उसे आते हुए देखकर अम्मा भी के बेटे ने कार्ड दिया जिस पर एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। वहाँ पहुंचकर नंबर पर कॉल कर लेना, एड्रेस पर चली जाना। मगर मुसलसल रो कर उसका दिमाग दर्द कर रहा था। अब तक अपना लगज नहीं लिया था, दिमाग गोया बिल्कुल सुन्न हो गया था। तमाम फ़िक्रें सोचे सब दिमाग में सिवाय बाप के बेजान सफ़ेद चेहरे के। उसकी आंखों सूख चुके थे और खाली दिलो दिमाग के साथ कितनी ही देर वहाँ ऐसे ही बैठी रही। अचानक चीखो पुकार की आवाज़ पर देखा किसी की डेड बॉडी लाई गई। मरने वाले के लवाहिकीन का शोर बुलंद था। अर्ज़म के उस मंजर से चीखो पुकार से वहशत होने लगी। उठी और गायब दिमागी से की जानिब बाहर पड़ गई। आसपास से का होश बुलाए बस चलते जा रही थी। आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक अपने बाप के साथ गुजरा वक्त किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उसकी आंखें किसी सहरा की मानत बिल्कुल खुश्क थी। चलते चलते उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि एयरपोर्ट से कितनी दूर चली आई। एक गाड़ी से टकराकर वो रोड के दूसरी जानिब जा गिरी और बेहोश होने से पहले आखिरी सांस सर में उठती शदीद तेज़ और अपने गिर्द गिर्द किसी का नरम हसार था। उसकी सारी बात सुनते आलम अल्लाह का शुक्र अदा करे थे। अर्ज़म को उनके बेटे के हाथों में महफूज रखा। वहीं उन्हें ज़रजान पर पहले से बढ़कर फ़ख्र हुआ था, जिसने किसी मकसद के बगैर एक अनजान लड़की की इतनी मदद की। उन्हें यह जानकर अपनी तरबियत पर नहायत फ़ख्र महसूस हुआ कि ज़रजान खान बंगश हर लड़की की वैसे ही इज़्ज़त करता है जैसे अपनी बहन की करता है। और ज़रजान और ज़मीन की नरम दिली तो खूब वाकिफ़ थे। किसी अनजान की तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और लम्हे से पहले उसकी मदद को पहुँच जाते, और फिर मदद भी आउट ऑफ वे जाकर करते थे। इस बात से बेपरवाह होकर कभी उन पर खुद नुकसान पहुँच सकता है, मगर मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। अर्ज़म खुद को खुदा की मदद पर कुदरत पर शक थी कि वो कैसे उसे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उसे जाना था।
आलम खान बंगश की दोस्त की वफ़ात पर जहाँ दिल में शदीद अफसोस और दुखता, वहाँ इस बात की तसल्ली भी थी उसके जिगरी यार की सौंपी गई अमानत उनके पास उनकी नज़रों के सामने महफूज है। उन्होंने अजलान खान को कॉल करके पहली फ़्लाइट से अमेरिका आने का कहा। अफजलजान के आने का शिद्दत से इंतज़ार था, जल्द अज जल्द अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके उनकी रूह को सुकून पहुँचाना चाहते थे। आज शाम ये आखिरी कंसाइनमेंट जर्मनी जाएगा, मगर एहतियात का दामन ना छूटने पाए क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉल इसी में। दरमियानी उम्र के आदमी ने करख्तगी से कहते हुए सामने खड़े लड़के को जाने का इशारा किया। इशारा पाते ही लड़का सर हिलाता वहाँ से चला गया। उन दोनों से कुछ दूर दाहिनी दीवार की ओट में खड़ा शख्स वहाँ जाने वाले लड़के के पीछे गया जो माल की असली जगह पर जा रहा था। उस नौजवान को चलते हुए महसूस हुआ गोया उसका कोई पीछा कर रहा है। वो यकलख्त मुड़ा, नीम अंधेरा राहदारी मुकम्मल तौर पर वीरान थी। वो सर झटक कर वहाँ से दाएं जाने मुड़ गया। दाएं जाने में एक बड़ा सा लोहे का गेट था जिस पर कदीम ताला लगा था। उस नौजवान लड़के ने ताला खोलते हुए चौकन्ने अंदाज में आसपास निगाह दौड़ाया, दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उसके पीछे आता बंदा अंधेरे का फ़ायदा उठाते दरवाज़ा वापस बंद करने से पहले ही अंदर घुस गया। वो नौजवान दरवाज़ा बंद करता उससे मुड़ा कि नीम अंधेरे में खड़े लंबे चौड़े वजूद को देखकर खौफज़दा हो गया। कबल के वो कुछ करता साइलेंसर लगी गन से निकली गोली उसके दिमाग में सुराख करती आर पार हो गई। धड़ाम की आवाज़ से वो मुर्दा वजूद नीचे गिरा। नीम अंधेरे में खड़े वजूद ने उसकी मुर्दा लाश को झुककर सीधा करते पैंट की पॉकेट से चाबियां और मोबाइल निकालकर उसकी लाश को एक साइड पर किया, अंदर की जाने पड़ गया। भीगी हुई आंखों को ये मंजर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाना, कहीं घर न मिलेगा। फिर बहुत याद आएगी जुल्फ़ों की घनी शाम, जब धूप में कोई साया सर पे ना मिलेगा। आंसू को भी और उदास कतरा न समझना, ऐसा तुम्हें चाहत का समंदर ना मिलेगा। इस ख्वाब के माहौल में बेख्वाब हैं आंखें, बाजार में ऐसा कोई जेवर ना मिलेगा। ये सोच लो आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर ना मिलेगा। वो रोती हुई जजान के साथ लगी ही सो गई। शायद उसकी दवाई का असर था जो सिकंदर ने नाश्ते के बाद उसे ज़बरदस्ती खिलाई थी, जिसकी वजह से उसे बार बार नींद आ रही थी। प्लेन लैंड करने पर जजान उसे जगाया और सामान चेकआउट करते हुए ज़रमीन को एयरपोर्ट पर फ्रेश होने का कहा और थोड़ी देर उसे लिए गाड़ी में आकर बैठ गया। बहुत रो चुकी थी। इतना सोने के बाद अब फ्रेश होकर जजान ने उसे एयरपोर्ट पर ही ज़बरदस्ती पसंदीदा कुकीज़ खिला दी और साथ कॉफ़ी भी पिला दी, जिसके सब वो पहले से बेहतर महसूस करी थी। सरदर्द में भी कमी वाक़ई हुई। खान मेंशन पहुंचकर जजान गाड़ी से सामान निकलवा के और एक गहरी सांस पड़ती अंदर दाखिल हुई। गुलरुख जो शाम के गहरे होते सायों को देखकर टीवी लाउंज के पर्दे बराबर कर रही थी, उसकी नज़र अचानक ग्लास डोर से होती ड्राइवर पर गई, जहाँ जरजान के साथ गाड़ी से ज़रमीन को उतरते देखकर वो खुशकुन हैरत से घड़ी में सब काम छोड़कर बाहर आई। ज़रमीन अपनी माँ को सामने देखकर भागकर उनकी गली लगी। वो आज अपनी माँ से पूरे 8 माह बाद मिली थी। दोनों के अंदाज में बेकरारियत थी, एक सुकून था जो दोनों के रगों पैर सरायत कर गया। मेरी जान कैसी है? उन्होंने उसके बाल सहलाते हुए बेकरारियत से पूछा। फ़ाइन, आप कैसी हैं? और बाबा जान? उसे ज़बरदस्ती मुस्कान चेहरे पर सजाते पूछा। सिकंदर की दूरी की तकलीफ़ दी थी, मगर अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। हम सब ठीक है, मगर तुम ठीक नहीं हो ज़रमीन ने। उन्होंने उसका सता हुआ चेहरा और सुर्ख आंखें देखकर तशवीश का इजहार किया। वो माँ थी जो दूर से ही अपने बच्चों की तकलीफ़ पर परेशान हो जाया करती थी। नथिंग मम्मी, बस ओवर स्लीपिंग की वजह से आई स्वेल हुई हैं। उसने सूजी आंखों पर हाथ फेरते हुए बुद्धि सी दलील पेश की, जिस पर उन्हें यकीन नहीं आया, मगर जरजान के सलाम लेने पर वो खामोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जरजान ने आकर उनसे मिलते हुए सर पर बोसा देकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो बिज़नेस के मुतालिक पाकिस्तान गए थे, ज़रमीने को कैसे लेकर आए? उससे क्या हुआ है? उन्होंने दिमाग में चलती फिक्र और परेशानी को ज़बान दी। ज़मीन का चेहरा और आंखें सुर्ख थी, लहजा इंतहाई धीमा शिकस्त खुर्दा सा था, जिसे देखकर उनका दिल दहल रहा था। ये तो कहीं से भी उनके शरारती ज़मीनें नहीं लग रही थी। जी मम्मी, मैं बिज़नेस के सिलसिले में ही गया था। जब मानो से मिलने गया तो उसका ऑलरेडी प्लान था यहाँ आने का। मेरे साथ आ गई और उसे कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। उन्होंने भी हकीकत बताने से गुरेज किया। अंदर चलो, यहाँ सर्दी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने एक परेशान नज़र ज़मीन पर डाली और तफ्तीश का इरादा बाद में लिए उठाते हुए ज़मीन का हाथ पकड़कर अंदर चलने का कहा। गुलरुख अब तक अपने और अर्ज़म के मुतालिक किसी खबर से अनजान थी। अर्ज़म अपने कमरे में थी और आलम खान घर पर मौजूद नहीं थी। आलम आने ही वाले थे। तब आप लोगों को भी फ्रेश होकर आ जाओ, एक साथ डिनर करते हैं। उन्होंने सब मुलाजिम को सामान उन दोनों के कमरों में पहुँचाने का कहते हैं उनसे कहा। ज़रमीन सर हिला कर रहेगी जब जरजान ओके कहकर अपने कमरे के जाने बढ़ गया। गुलरुख दोनों की पुष्ट देख कर रहेगी। दोनों का रवैया अजीब खामोश सा था, जो उन्हें किसी गड़बड़ का एहसास दिला रहा था। उनका रवैया समझते हुए उन्होंने दोनों को कुछ देर रेस्ट करने का कहा। शायद थके हुए हैं, क्योंकि वो हकीकत से यकसर अनजान थी।
उन्हें दोनों की गहरी खामोशी बुरी तरह खटक रही थी। ज़रमीन अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी। साथ वाले कमरे के दरवाजे से नीचे से आती रोशनी पर झटकी। वो कमरा किसी के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं था, अमूमन बंद ही रहता था। उसे आगे बढ़कर हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया। अर्ज़म जो हिजाब और बाल खोलकर ढीले अंदाज में बेड पर लेटी सोचों में गुम थी, दरवाजे की आवाज़ पर चौंकी और सिरत से बाल समेट कर पास पड़ा स्टॉलर उठाकर सर पर लिया, सीढ़ी होकर बैठ गई। अंदर से यस की आवाज़ पर धीरे से दरवाज़ा खोलती अंदर चलेगी। सामने ही बेड पर अपनी ही उम्र की खूबसूरत सी लड़की को देखकर वो हैरान हुई, जो सलीके से दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आ जाएं, अर्ज़म ने धीमे लहजे में कहते हुए दरवाजे से खड़े देखकर अंदर आने का कहा। ज़रमीन को देखकर अर्ज़म को अंदाज़ा हो गया वो कौन हो सकती है। ज़रजान ने हॉस्पिटल से अपनी बहन का जिक्र किया था, फिर गुलरुख ने भी किसी न किसी बात में उसका जिक्र होता था। वालेकुम अस्सलाम, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ज़रमीन ने आगे बढ़कर बेड पर बैठते हुए पूछा। वो अर्ज़म को नहीं जानती थी, उसे ये लग रहा था अर्ज़म कोई मेहमान है। नहीं मैं फारिग ही थी। अच्छा हुआ आप आ गई। दोनों का अंदाज़ एक दूसरे से तकल्लुफ़ाना था। ज़रमीन तकल्लुफ़ के चक्करों में पड़ने वाली लड़की नहीं रही थी, मगर अब पहले जैसी ज़रमीन खान बंगश भी तो नहीं रही। आप? ज़रमीन का अंदाज़ सवालिया था। मैं अर्ज़म दुरानी, आलम अंकल के फ्रेंड हमदान दुरानी की बेटी। उसने मुझसे अपना तारुफ़ करवाया। ओह हमदान अंकल, मैं उनसे कुछ साल पहले मिली थी। वो किसी काम के सिलसिले से इस्लामाबाद आए थे, तो मुझसे और ज़र से मिलने आलम विला आए थे। उनकी बात को गैर महसूस अंदाज में ज़मीन के अंदाज में असली जोश तराया। अर्ज़म ने धीरे लहजे से सहलाती खामोश हो गई। अंकल भी आए हैं? उसने खुशी से पूछा। 2 साल कबल ज़मीन उनसे मिली थी, अपने बाप के दोस्त की हैसियत से। वो उन्हें बचपन से ही जानती थी, मगर आखिरी मरतबा उनसे 2 साल कबल मिली थी, जब वो किसी काम के सिलसिले में कराची से इस्लामाबाद आए थे। और ज़रजान और ज़रमीन से मिलने ख़ास तौर पर उनके यहाँ आ गए थे। ज़रमीन का उनके साथ गुजरा वक्त बहुत अच्छा रहा था। उसे बिल्कुल यूँ महसूस हुआ था गोया अपने बाबा के साथ वक्त गुजारी है। उसे वो बहुत अच्छे लगे थे। अभी अर्ज़म के मुतालिक जानकर अपनी बेटी, वो उनकी बेटी है, उसे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुतअद्दिद बार अपनी बेटी का जिक्र भी किया था। ज़रमीन को उसे मिलने का शौक़ था और ये शौक़ आज पूरा हुआ था। उसके सवाल पर अर्ज़म की आंखें नम होगी। बाबा नहीं आए? उसे रंदी आवाज़ में कहते हैं आंसू का गोला हलक से उतारा। क्यों? बाबा की डेथ हो गई है, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। उसने भीगी आवाज़ में कहते हुए गाल पर बहने वाले आंसू बेदर्दी से रगड़े। वो बार बार किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी बात सुनकर ज़रमीन जाम में तो साकित होगी, पलकें झपकाए बगैर यकटक सामने बैठी मासूम सी लड़की को देख रही थी, जो अपने आंसू साफ करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी। उसने इतने बड़े दुख को अकेले कैसे झेला? उसकी तो मम्मी भी नहीं है, कैसे अपने बाबा के दुख कर सब्र किया होगा? ज़रमीन का दिल उसके दुख पर खुद ब खुद महसूस कर रहा था। उसने बेइख्तियार आगे बढ़कर अर्ज़म को गले लगाया। आई एम रियली सॉरी, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उनका जिक्र करके आपको तकलीफ़ ना देती। उसके लहजे में दुख के साथ शर्मिंदगी भी शामिल थी। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है। उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। कदे तवक्कुफ़ के बाद उसने खुद को कंपोज करते सब्र के कड़े मराहल से गुजरते हुए भीगी आवाज़ में कहा। बहुत मुश्किल से अर्ज़म ने खुद को संभाला था। अब कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसके बाबा ने हमेशा एक मजबूत लड़की बनने का दर्श दिया था। उसे अपने बाबा के लिए वो खुद को मजबूत करना था, मगर जहाँ उनका जिक्र होता खुद ब खुद आंसू बहने लगते। उन आंसू पर उसका कोई इख्तियार नहीं था। आपने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अर्ज़म ने बात बदल दी। वो अपने बाप के बारे में बात करने के लिए बार बार कमज़ोर पड़ी थी, अब खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहती। ज़रमीन हज़ाम सिकंदर। वो खान कहती कहती रुक गई। वो सिकंदर के साथ अपना नाम उससे अलग कर गई थी, बावजूद तकलीफ़ से गुजरी थी, मगर सिकंदर का नाम अपने नाम से जुदा करने का सोच भी नहीं सकती थी। उसके सरनेम पर वो ठटकी थी। फिर समझते हुए हैरत ज़दा हुई। आप मैरिड हैं? अर्ज़म ने हैरत से इस्तफ़ार किया। जी। अर्ज़म के हैरत से पूछने पर मुबहम सा मुस्कुराकर इस्बात में सर हिला गई। बेसाख्ता ज़मीन का हाथ गले में पहने पेंडेंट की तरह बढ़ा। पेंडेंट को छूते उसको सितमगर को सोचते एक उदास सी मुस्कुराहट ने सुर्खी अकूती लबों का हाथा किया। अर्ज़म उसे देख कर रह गई। सारी रात काम करते सुबह 3 बजे फारिग होकर लेटा, मगर शदीद थके हुए बावजूद उसको नींद ना आई। ज़रमीन की गैर मौजूदगी उसको अपने कमरे और बिस्तर काटने को दौड़ रहा था। बहुत देर जाकर ज़रमीन को सोचने से मुश्किल उसकी आंख लगी थी। सुबह 7 बजे उठा और बात लेकर तैयार हुआ। सनग्लासेस, मोबाइल, कोट और गाड़ी की चाबी हाथ में लेता कमरे से निकला था। सीढ़ियाँ उतरते उतरते उसने कोट पहनकर मोबाइल अंदर की पॉकेट में रखा और क्रिस्टल ब्राउन सुर्खोती आंखों पर डार्क शेड्स लगाए। मुश्किल जहन मार कर उसे थोड़ा सा नाश्ता किया और ब्लैक कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट भरते बाहर के जाने पड़ गया। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने थोड़ी सी बची हुई कॉफ़ी का मग मुलाजिम का पकड़ा और गाड़ी में बैठकर शाह पैलेस से निकलता चला गया। आलम साहब वापस आए तो गुलरुख जहाँ ज़मीन की वापसी सुनकर खुश हुए थे, वही सिकंदर की बात को सोचते उन्हें परेशानी ने आन घेरा। उसने कहा था जब भी आया ज़मीन को खुद अपने साथ लेकर आएगा। वो ज़रजान के साथ क्यों आई, उसे सोचते उन्हें परेशान किया। ज़रजान बात लेकर फ्रेश हुआ, चेंज करके बाल बनाकर परफ्यूम स्प्रे करके अपने कमरे से निकलता ज़मीन के कमरे के जाने बढ़ा। उसे ज़मीन को ये समझाना था कि मम्मी बाबा को इस वाक़े की भिनक भी ना पड़ने दे।
उनको सब ओके है का इशारा देना, क्योंकि उसे यकीन था सिकंदर ज़रमीन को अपने से दूर नहीं रहने देगा। इस सब मामले में वो अर्ज़म जो अक्सर भूल चुका था। ज़रमीन के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर चला गया। कमरे को खाली पाकर दरवाज़ा बंद करता बाहर आ गया। साथ वाले कमरे से ज़रमीन की आवाज़ पर चौंका। वो बिला इरादा उसके कमरे के दरवाजे के करीब हुआ। सर मिसेस गुल इज़ वेटिंग फॉर मिस अर्ज़म, योर सिस्टर इन यू, ऑल्सो योर डैड इज़ कॉलिंग यू। मेड ने आकर इतला दी। ओके वी आर कमिंग, यू मे गो नाउ। जरजान की बात पर सहलाती मुस्कुराती चली गई। मारा उसके कमरे में क्या कर रही थी उसने हैरत से सोचा। अचानक याद आया कि कमरा अर्ज़म को दिया गया था, जिसका दरवाजे की नॉब पर हाथ रख के घुमाने वाला ही था। अर्ज़म का ख्याल आते ही रुक गया। उसने पीछे होते दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया। मानो मैं अर्ज़म को लेकर आ जाओ, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। इजाज़त मिलने पर उसने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि बाहर से पैगाम दे दिया था। सब एहतियात अर्ज़म की नामहरम वाली बात के सबब कर रहा था। ज़मीन ने ओके कहा तो हरीअप कहता खुद चला गया और बरखुरदार के सिलसिले में पाकिस्तान गए थे। सब समझ आ रहा है। आलम खान रस्मी दुआ के बाद ख़वातीन की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जरजान को बगौर देखते। नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक फ्रेंड का रिसेप्शन था, इस सिलसिले में गया था। मानो का तो प्लान ऑलरेडी बना हुआ था, मैं उसे नहीं लेकर आया। उसकी बात का मकसद समझ कर उसने सफाई पेश की। अदाकारी इतनी कमाल की थी कि आलम खान को मानते ही बने। और सब ठीक है, सिकंदर नहीं आया? जी बाबा सब ठीक है, बस सिकंदर का बहुत ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से मानो मेरे साथ आगे सिकंदर ही उसे लेने आएगा। जान को पूरा यकीन था ज़रमीन उसकी गैर मौजूदगी में उसे रोकने के बावजूद नहीं रुकी, तो वैसे सिकंदर को इल्म होगा, उसे लेने ज़रूर आएगा, फिर चाहे सिकंदर को हर दफ़ा की तरह ज़बरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। यही जरजान की गलत फहमी थी जिससे सिकंदर तड़प रहा था। उसकी बार उसकी बहन को भी ऐसे ही सिकंदर के हिजर में तड़पना था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। ज़रमीन ने आकर उनके साथ बैठते हुए उनके गिर्द अपना छोटा सा आसार बनाते हुए सलाम किया। उसके प्यार भरे अंदाज पर निहाल हुए। अब तक खुद को मुकम्मल तौर पर संभाल चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम बाबा की जान, मेरी बेटी और मेरी दूसरी बेटी मुझसे नाराज़ है क्या जो दूर ही खड़ी है? उन्होंने मोहब्बत से ज़रमीन के सर पर प्यार करते हुए दूर खड़ी अर्ज़म को भी पास आने का इशारा किया। उनकी बात सुनकर वो खुशी से नम आंखें लिए ज़रमीन की तरह उनके पास बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्ज़म के सर पर बोसा दिया। एक मान भरा बाप जैसा शफकत भरा साया उसके बाप के जाने के बाद भी उसके सर पर कायम था। अर्ज़म ने सोचते ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जरजान और गुलरुख दोनों अपनी जगह मुंजमद थे। दोनों आलम खान के अर्ज़म से रवैये की बात से यकसर अनजान थे, जबकि ज़रमीन जानती थी जो मुस्तरब मुस्कुराहट से अर्ज़म को देख रही थी। उन दोनों को अपने सीने से लगा एक तमानियत थी आलम खान के अंदर छा गई। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था गुल, मैंने आपको अपनी बेटी से मिलवाना था। उनकी बात सुनकर हैरत का मुजस्मा बनी गुलरुख चौंकी थी। ये मेरे भाई हमदान दुरानी की बेटी है, अर्ज़म दुरानी, और अब से मेरी ही बेटी है। उन्होंने अर्ज़म के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए अपनी जिगरी यार को बहुत शिद्दत से याद किया। गुलरुख और जरजान भी हमदान दुरानी को खूब अच्छे से जानते थे, मगर अर्ज़म उसके बचपन में ही देखा था, इसलिए हैरत ज़दा हो गए। माशाल्लाह ये अर्ज़म है, कितनी बड़ी और प्यारी हो गई। गुलरुख ने बेख्तियार आगे बढ़ते उसे प्यार किया। जरजान अपनी जगह पर स्टिल था, उसे यकीन नहीं आ रहा था ये वही अर्ज़म दुरानी है जो बचपन में इंतहाई मगरूर और ज़िद्दी हुआ करती थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था लड़की उसके बाप के भाई जैसे दोस्त की बेटी निकल आएगी। ज़रा आंखें नॉर्मल करो वरना मुझे डर के मारे अटैक हो जाएगा। उसकी हैरत ज़्यादा आंखें देखकर ज़रमीन उसे तंग करने से बाज नहीं आई। जहाँ सब इसकी बात पर मुस्कुराए थे वहीं जरजान ने घूर कर कहा कि किसी के सामने ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी। उसने आंखों के सामने आंखों में पूछा, मुँह इस्तेमाल करो, मुझे आंखों के गूंगे इशारे समझ नहीं आते। उसने आंखों का इशारा समझते हुए फिर भी तंग करने से बाज ना आई। जरजान अपना सर पीट कर रह गया। उसे घूर कर गुलरुख की जाने मुतवज्जो। मम्मी डिनर रेडी है? हाँ चलो मैं यही बताने आई थी। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। आलम खान एक जानिब अर्ज़म थी और दूसरी जानिब ज़रमीन थी। ज़रमीन के साथ जरजान बैठा था और अर्ज़म के साथ गुलरुख। खाने के दौरान भी ज़रमीन ने जरजान को तंग करने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। आलम खान और गुलरुख आज जितने माँ बाप अपने बच्चों की वैसी नोक चोक पर दिल से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी मासूम सी शरारती बेटी की हर शरारत को कितना याद किया था। उनके दिल में ज़रमीन के हवाले से जो खदशात थे वो ज़रमीन के नॉर्मल रवैये से जाते रहे। उसे याद तो जरजान ने भी खूब किया था, ख़ासतौर पर की शरारतों को। जब ज़रमीन ने उसे सताया फिर से सताया भी, जरजान हर दफ़ा की तरह उस पर प्यार भरा गुस्सा आया था। खाने के बाद कॉफ़ी का दौरा चल पड़ा। अभी ज़रमीन ने कॉफ़ी के 2 घूंटी लिए थे कि आलम खान के सवाल पर गर्म कॉफ़ी छलक कर उसका हाथ सुर कर गई। बेटा सिकंदर क्यों आया? ज़रमीन के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी जरजान ने उसे क्या कहा है। उसके सवाल पर जरजान ने बेचैनी से पहलू बदला। ज़रमीन उनके अचानक सवाल पर गड़बड़ाई और हाथ के लरज़ से कॉफ़ी छलक कर उसके हाथ पर गिर गई। मानो ये क्या किया। जरजान ने अपना कप जल्दी से सामने शीशे की मेज़ पर रखते उसका हाथ पकड़ा जो सुर्ख हो गया। सिली गर्ल, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? हर वक्त कुछ ना कुछ गलत करती रहती है। उसका सुर्ख हाथ देखकर जरजान ने सख्त लहजे में कहा, क्या हो गया ज़र, क्यों डांट रहे हो ज़रमीन को? और मेरा बेटा ज़्यादा तो नहीं चल गया? ज़रमीन ने जरजान को टोकते हुए ज़रमीन से नरमी से पूछा।
सर नफ़ी में हिला गई। मम्मी ये जानबूझकर गुस्से से कहता ज़रमीन को देखकर अधूरी बात छोड़कर खामोश उठ के अंदर चला गया। ज़रमीन को उसका डांटना बुरा नहीं लगा था क्योंकि उसके गुस्से के पीछे छुपे प्यार से बखूबी वाकिफ़ थी। ना इसका हाथ जलना तकलीफ देता, असल तकलीफ तो सिकंदर की बाबत दरियाफ्त के सवाल पर दिल में थी जिसने आंखें नम कर दी थी। उसकी नम आंखें देखकर आलम खान बोल उठे, आप अपने बेटे को अच्छे से समझा दे। गुल आइंदा मेरी बेटी को इसके साथ लहजे में बात की तो मैं बुरी तरह पेश आऊँगा। इतनी देर में जरजान के हाथ में बरनाल लिए वापस आया और ज़मीन के साथ बैठते ही उसका हाथ पकड़कर नरमी से बरनाल लगाया और कैब बंद करके उठकर हाथ धोता वापस चला गया। जरजान के मोहब्बत भरे अंदाज पर उसके सुर्ख याकूती लब उदास मुस्कुराहट में ढले थे। हाथ पर बरनाल लगाकर उसके दिल पर लगे जख्म का मरहम लगा था। जरजान के एहसास करने के अंदाज पर उसे सिकंदर शिद्दत से याद आया। वो भी उसी की ज़रा सी तकलीफ़ पर ऐसे ही परेशान होता, गुस्सा करता, फिर ख़ुद ही उसके ज़ख्म पर मरहम रखता था। उसके एहसास करने के अंदाज पर आलम खान का गुस्सा फ़ौरन झांक की मानद बैठा। अर्ज़म खामोशी से सब देख रही थी। उसके दिल में आज जरजान की इज़्ज़त पहले से बड़ी थी। जो शख्स इतना डिसेंट, ग्रेसफुल, जेंटल बाहर से नज़र आता था, उसका अंदाज़ उसके ज़ाहिर से खूबसूरत था। जितना अच्छा वो अपनों के लिए था उतना ही अच्छा अजनबी और गैरों के लिए था। जैसी वो अपनी माँ और बहन की इज़्ज़त करता था वैसे ही किसी अनजान लड़की की इज़्ज़त करता था। आज अर्ज़म दौरानी को इदराक हुआ था कुछ लड़के जो गैर लड़कियों के साथ भी अच्छे पेश आते हैं उनकी हर एक फ्लर्ट नहीं होती बल्कि जरजान खान बंगिश ऐसे भी होते हैं जो हकीकी जेंटलमैन होते हैं, जो अपनी माँ और बहन की इज़्ज़त को जिस पर मस्तद पर बिठाते हैं किसी दूसरे की माँ बेटी को भी उसी मस्तद पर बिठाते हैं। आज पहली बार उसे अपने हॉस्पिटल वाले रवैये पर शर्मिंदगी हुई थी। वो तो अपनी आदत से मजबूर उसका ख्याल रख रहा था। उसे हर लड़के की गलत समझते उसे बदतमीज़ी से पेश आती रही। उसे जरजान से माफ़ी मांगने का सोचा पर उसके बुरे रवैये का उजाला हो सके। जरजान हाथ धोकर वापस अपनी जगह पर आ बैठा और कॉफ़ी पीने लगा। उसने शुक्र अदा किया कि मामला टल गया। वो अपने बाप को भी खूब जानता था कि अगर एक दफ़ा किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते तो मुतमईन हुए बगैर उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। वो कॉल का बहाना करके वहाँ से उठकर चला गया। कुछ देर बाद वापस आया, मानो आना ज़रा माही कॉल पर है। ज़मीन को बाहर से बुलाने का यही बहाना था जिस पर बगैर किसी तफ्सीश चली आई। आराम से ही कौन सा भूत पीछे लगा हुआ है। लॉन में आकर जरजान ने पॉकेट में मोबाइल रखते उसे तेज़ी से कहा, मैं भूतों से नहीं डरती। उसने जताया, क्योंकि तुम खुद भूतों की मदर ऑफ मदर्स हो। जरजान ने तरकीब पर तरकीब जवाब दिया। हल्का सासी सर हिला गई। माही की कॉल आई। उसे सुकून से पूछा। जरजान ने गहरा सांस भरा। वो वाकई अपनी मानव को खो चुका था। उसकी मानव शरारती हाजिर जवाब डटकर खड़े रहने वालों में से थी, मगर आज उसने जवाब देने की बजाय बात पलट दी। दरअसल माही की कोई कॉल नहीं है, मैं तुमसे बात करने के लिए बाहर बुलाया था। मानो मैंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। तुम सिकंदर से नाराज़ होकर यहाँ आई और तुम उन्हें कुछ मत बताना। सिकंदर तुम्हें खुद लेने आएगा। मुझे लेने उसने तुमसे खुद कहा। उसकी बात का कुछ और ही मतलब समझ बैठी थी। उफ मानो जरजान ने सर पर हाथ रखे। ओह ऐसी तुमने मम्मी पापा से झूठ बोला है समझते। उसने आंखें से कोटते इसलिए कहा तुम्हारे लिए। ज़मीन ने आईब्रो अचकाते उसे घूरो मत मानो। आई एम 110% श्योर तुमने कोई बेवकूफ़ी की है और सिकंदर बेचारा तुम्हें लेने फिर से खुद आएगा। मम्मी पापा बिला वजह परेशान क्यों करना। वो जरजान के कुछ देर लब भेजे देखती रही, सर हिलाती, कोई जवाब दिए बगैर अंदर की जाने बढ़ती। पीछे से उसकी आवाज़ें देता रह गया, गुड नाइट। अगर अकेले सोने से डर लगे तो मेरे रूम में आ जाना। ज़मीन ने अर्ज़म का हाथ पकड़कर नरमी से कहा। उसकी फ़िक्र पर अर्ज़म दिल से मुस्कुरा दी। वो दोनों जो अब तक बहन की कमी महसूस करती थी एक दूसरे के बायस कमी गोया पूरी होगी। वो दोनों एक ही दिन में एक दूसरे से घुल मिल गई थी। मानो अर्ज़म के जाने के बाद जरजान ने गहरी सोच में बोला। ज़मीन ने उसी अंदाज में जवाब दिया, तुमने ज़र प्लीज़ हजाम के हवाले से मुझसे कोई बात नहीं करनी। उसने जरजान की बात काटी। क्यों? उससे संजीदगी से पूछा। मुझे तकलीफ़ होती है। क्यों खरीदी है तकलीफ़ खुद के लिए? उसकी तकलीफ़ पर तड़पा। मैंने नहीं खरीदी, मुझे तोहफे में दी गई। ज़मीन ने एक लफ्ज़ पर जोर दिया। जरजान चंद लम्हे उसे देखता रहा कि शरारती लाउबाली लड़की ऐसी मानी खेजी बातें करने लगी। और सच सिली गर्ल मानो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या करी। अफसोस से देखता हो बोला। वो कैसे भूल गई थी जरजान उसकी हर हक से वाकिफ़ था। कैसे ना महसूस करता कोई बेवकूफ़ी करी है। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। उसकी बात का जवाब देने की बजाय ज़मीन ने और जाना चाहा बेहतर समझा। वो सारी हकीकत उगल देती जो नहीं बताना चाहती थी। उसके साथ जरजान भी उठ खड़ा हुआ। मानो तुम इस दिन भी सिचुएशन से भागी थी और आज भी यही करी हो। मेरी मानो तो भागने वालों में से नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने वालों में से थी। जरजान ने उसे जाते देख कर पीछे से कहा। उसकी बात सुनकर वो रुकी मगर मुड़ी नहीं। मैं अब भी वैसे ही हूँ, बस कुछ डिस्टर्ब हूँ, सूरत से कहती वहाँ से चली गई। जरजान थक कर वापस आ गई। या अल्लाह मेरी मानो को वापस पहले जैसा कर दे। उसके और सिकंदर के दरमियान जो भी टेंशन चल रही है उसे जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। दिल ही दिल में उसके लिए दुआ होता। उस लड़की को कई बार देखा था। उसके साथ लंबे कद वाला दुबला पतला आदमी एक तस्वीर टेबल पर रखे सामने बैठे ऐनक वाले शख्स से मुखातिब थी। क्या लगती है उसकी ऐनक वाले शख्स की आवाज़ में काफ़ी करक थी। बीवी। दुबले पतले शख्स के चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट थी। क्या प्रोग्रेस है? फिर अब ऐनक वाले शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो आज जर्मनी जा रहा है, उसके पीछे गार्ड्स बजते हैं। दुबले पतले आदमी ने खबर दी। ऐनक वाले की मुस्कुराहट गहरी हुई। खूब, अपना जाल बिछा दो। उसने कब से हाथ में पकड़े सिगार का गहरा कश पड़ा। दुबला पतला इंसान से हिलाता खबासत से मुस्कुराया। जरजान अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी जरजान को यूनी से ऑफिस आया आधा घंटा हुआ था। आलम खान की कॉल मौसूल हुई। आलम खान ने गुलरू को तमाम हकीकत से आगाह कर दिया और अर्ज़म के बहू के रूप में जरजान से कबूल थी और ये भी जानती थी कि जरजान इनकार नहीं करेगा।
आलम खान इसी सिलसिले में उसे अपने ऑफिस बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, खैरियत? आलम खान के इशारे पर कोट के बटन खोलता बैठा। उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि उसे किस हवाले से बात करने वाले थे। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो इनकार तो नहीं करोगे? उन्होंने कुछ तवक्कुफ के बाद आगे होकर टेबल पर हाथ रखकर दोनों उंगलियां बाहम फंसाई। कैसी बातें करे बाबा, सब आपका ही तो है, बस हुक्म करे। उसे सरह से जवाब दिया। उसकी फर्माबरदारी पर वो धीरे से मुस्कुराए। मुझे यकीन है कि तुम मेरे हर हुक्म पर सर झुकाओगे, लेकिन यह मामला तुम्हारी ज़िंदगी का है। उनकी बात पर उसने उलझ कर देखा। आलम खान ने एक नज़र उसे देखते हुए सामने खुले लैपटॉप का रुख जरजान की जाने मोड़ा। जरजान ने रखते हुए एक नज़र खुली मेल पर और दूसरी आलम खान पर, जिन्होंने आंखों से उसे पढ़ने का इशारा किया। मेल पढ़कर वो साकित रह गया। जहाँ उनकी वफ़ात का दिली दुख हुआ था, आखिरी ख्वाहिश जानकर शदीद झटका लगा। अब तुम जान गए हो, तुम तो इस बारे में तुम क्या कहते हो? उन्होंने लैपटॉप बंद किया। उसके सवाल पर गायब दिमागी से उन्हें देखता रहा। ज़र मैं जानता हूँ ज़िंदगी भर का फ़ैसला, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम पूरी रजामंदी से सोच समझ कर फ़ैसला करो। अर्ज़म बहुत अच्छी सुलझी हुई बच्ची है, मुझे पूरा यकीन है तुम उसके साथ खुश रहोगे। वो कहकर उसे सुनने के लिए एक बार फिर खामोश हो गए। उसे अपने बाप की किसी बात से इख्तलाफ नहीं था, बस दिल में एक कसक थी जो चाह कर भी नहीं मिटा सका। बाबा जान, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मैं उसे कैसे तहफ़्फ़ुज़ दूंगा जब मैं अपनी बहन को नहीं दे सका? मानो मेरे साथ रहते हुए भी गैर महफूज थी, किसी और के तहफ़्फ़ुज़ की मोहताज थी। बाबा जान, मेरा इतना मोराल नहीं है कि मैं किसी मजबूर लड़की को यकीन दिला सकूँ कि उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हूँ। धीमे कान से लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर आलम खान साकित रह गए। उनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि वो किस मेंटल स्टेट से गुजरा है। अब तक यही समझते आए थे चूँकि ज़रमीन के साथ उसकी अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा थी, सबब उदास रहता है, मगर उन्हें कतई खबर नहीं थी उसके बुरे रवैये के पीछे वजह। सरजान, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम अपने दिमाग में ये सब करके बैठे हो। बीवी से 7 माह से मुझे लगा था ज़रमीने की उदासी है, मगर अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो सब सोचने से पहले तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देता। मैं तो तुम्हें बहुत मैच्योर समझता था, लेकिन तुम तो अभी तक बच्चों वाली सोच पर अटके हुए। ये खुद अज़ियतें और नेगेटिविटी कहाँ से सीखी है? तुम तो ऐसे नहीं थे। उनका लहजा कुछ भरम सा हुआ। ज़रजान को शर्मिंदगी ने आन घेरा। ये सब जो हुआ ऐसे ही होना था। देखो ज़र, अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचता कि मैं अपनी बेटी को ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर पाया, तो इस हिसाब से मुझे तुम और रुख से भी दस्तबरदार हो जाना चाहिए था। और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने हमारी ज़मीनों को किसी भी बुरी सूरत हाल का शिकार नहीं होने दिया, बल्कि एक बंदे के ज़रिए उसको बचा लिया। सोचो अगर सिकंदर ये सब ना करता तो हालात कहाँ होते? अल्लाह ने हर काम के लिए बंदे मख्तस रखे हैं, जिसका जो काम होता है उसने वही करना होता है। कोई दूसरा चाह कर भी वो काम नहीं कर पाता। तुम उसके काम के लिए चूज़ नहीं किए गए थे, बल्कि उसके लिए सिकंदर का इंतखाब हुआ था। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ। हाँ, मगर जो काम तुम्हारे लिए चुना गया उसे ज़रूर करो, तुम्हें सुकून मिलेगा और ये मुंतशिर सोचें भी खुद ही दिमाग से निकल जाएंगी। तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सो टेक योर टाइम बेटा, अच्छी तरह सोच कर मुझे जवाब देना। उनकी आवाज़ मध्यम थी, मगर लहजे में एक तनबीह थी। अपने ऑफिस से वापस आकर उनकी बातों पर गहराई से गौर करने लगा। उसे इदराक हुआ वाकई नेगेटिविटी से कोसों दूर था, फिर भी ऐसी सोच दिमाग में घर की हुई थी। आज अपनी सोच पर शर्मिंदा हुआ था। उसकी बाप की ख्वाहिश पूरी करने में कोई मुज़ाहिका नहीं था। उसे अर्ज़म से पहली नज़र की मोहब्बत नहीं थी, बस अच्छी लगती ही पहली नज़र थी, जिसकी जानिब ज़रजान आलम खान खुद मुतवज्जो हुआ था। 1 घंटा सोचने के बाद जाकर उनके फ़ैसले पर सर झुका चुका था और अपने रवैये की माफ़ी भी मांग ली थी। उसकी फरमाबरदारी पर निहाल हुए बगैर नहीं रह सके। ज़रजान उन्हें अजीज़ था, मगर जिस तरह हर दफ़ा उनकी बात मानकर उन्हें इज़्ज़त बख्शता था, ये चीज़ उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर देती थी। ज़र मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने मुझे कितना खुश किया है। तुम्हारी यही आदत, यही फरमाबरदारी तुम्हें सबसे नुमायाँ करती है। अल्लाह तुम जैसा बेटा हर वालिदैन को दे। बेटे नेमत होते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए रहमत हो। उन्होंने खुशी से गले लगते हुए कहा, नहीं बाबा जान, आप मुझे मगरूर करें। आप पूरे हक से कभी भी मुझ पर हुक्म करके देखें, मैं इनकार नहीं करूँगा। थैंक्स बाबा की जान। उन्होंने नम आंखों से उसे फिर गले लगाया। वो हकीकतन दिल से खुश थे और अल्लाह ने उनकी फरमाबरदार औलाद से नवाजा था। अज़लान, सरजान और ज़मीन तीनों ही कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर आलम खान या गुलरुख को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। औलाद के मामले में खासे खुशकिस्मत रहे थे। उन्होंने अर्ज़म के सिलसिले में बात कर ली थी, अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पर सर झुका गई थी, लेकिन आलम खान ने उसे तसल्ली दिलाई कि ज़रजान उसे खुश रखेगा। आप बिल्कुल मुझे ज़मीने की तरह अजीज़ हो बेटी। अगर ज़रा सा भी खौफ होता कि ज़रा आपको खुश नहीं रख पाएगा तो मैं ये बात कभी ना दोहराता। हमदान की ख्वाहिश से ज़्यादा मुझे मेरी बेटी की खुशी अजीज़ है। मैं आपके हवाले से ज़रजान की जानिब से बिल्कुल बेफिक्र हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने से जुड़े हर रिश्ते को पूरे खलूस और मोहब्बत से निभाता है। मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं आने देगा। उसकी ज़मानत मैं खुद देता हूँ। अगर कभी उसे शिकायत हुई तो मुझे बताना। मैं उससे पहले आपका बाप हूँ। उन्होंने नरमी से शफ़क़त से कहते उसके सर पर दस्त से शफ़क़त रखा। अर्ज़म की आंखें भीग गई। उसकी शिकायतें आकर मुझे लगाना, फिर दोनों बाप बेटी मिलकर उसके कान खींचेंगे। उन्होंने माहौल की कसआफ़त को कम करने को मज़ाक का सहारा लिया। उसकी बात पर झनकती हुई दिल में हंसती। ज़रजान और ज़मीन दोनों टीवी लाउंज में शीशे की मेज़ के गिर्द नीचे कालीन पर बैठे थे, स्क्रबल खेल रहे थे। कुछ फासले पर गुलरुख टीवी देख रही थी। अर्ज़म को आते देखकर ज़मीन ने भी उसे खेलने की ऑफ़र किया। आज अर्ज़म मिलकर खेलते हैं इस बर्फान
माना तुमने ये गलत कर दिया। ज़रजान इस वक्त उसके दरमियान ही टोक दिया था। वो अर्ज़म के सामने ज़रजान को बर्फ़ानी लंगूर कहने वाली थी, जिससे बाज रखने के लिए ज़रजान ने उसकी बात दरमियान में काटी। अच्छा देखती हूँ अर्ज़म, तुम तो आओ ना। उसने ज़रजान को लापरवाही से जवाब देते अर्ज़म को हाथ के इशारे से बुलाया। अर्ज़म कहीं ज़रजान के साथ खेलना अजीब लग रहा था, मगर ज़रमीन इतनी मोहब्बत से बुलाई थी, इनकार ना कर पाई और आकर ज़रमीन के साथ ज़रजान के बिल्कुल सामने बैठ गई। ज़रजान ने एक नज़र उसे देखा। उसके सर पर अब तक बैंडेज लगी हुई थी, जो बटा लेने के बायस सबब सिर्फ पेशानी पर हल्की सी नुमाया थी। चेहरे की पीलाहट कम होकर चेहरा फिर से गुलाबी हो गया। अर्ज़म को एक नज़र देखने के बाद फिर से गेम की तरफ मुतवज्जो हुआ। गुलरुख ने तीनों को देखा जो हंसते मुस्कुराते गेम खेलने में मसरूफ़ थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए नज़र वापस टीवी की स्क्रीन पर मोड़ ली। झूठे ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं था। ज़रमीन ने हंसते हुए ज़रजान को लताया। तुम्हारी डिक्शनरी का तो पता नहीं कब अपडेट होगी, मगर मेरी डिक्शनरी बिल्कुल अप टू डेट है। जंगली बिल्ली, उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराकर कहते हुए लफ्ज़ मुकम्मल किया। तुम बर्फ़ानी लंगूर कहीं के आए मुझे बड़ी जंगली बिल्ली कहने वाले। बात अपडेट डिक्शनरी की नहीं है। लूज़र, तुमने चीटिंग की, अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। उसने मानो को खफकी से कहते गेम उलटती। मानो, अगर तुमने दोबारा मुझे बर्फ़ानी लंगूर कहा तो अपने अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। उसने आईब्रो उचकाते ज़रमीन को वार्निंग दी। वो दोनों गेम छोड़कर हमेशा की तरह बच्चों की मारे लड़ रहे थे और अर्ज़म उनकी नोक झोंक पर मुश्किल मुस्कुराहट दबाए बैठी थी। मेरी ज़बान जो मर्ज़ी का, तुम्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना मैंने अर्ज़म, ये बिल्कुल बर्फ़ानी लंगूर जैसा लगता है ना। उसे ज़िद्दी बच्चे की तरह हठधर्मी दिखाता है। अर्ज़म को भी अपने हम ख्याल करना चाहा। अर्ज़म इस सवाल पर गड़बड़ा गई। ज़रजान ने ज़मीन को घूरते अर्ज़म को देखा जो ज़रजान को देखती थी। नज़रें मिलने पर अर्ज़म ने सटपटा कर नज़रें झुका ली और ज़रजान खान बंगिश इसी मंजर का कैदी हुआ था। अर्ज़म के चेहरे पर फैले हया के मबहूत कर देने वाले रंग देखकर जानलेवा मुस्कुराहट खुद ब खुद ही ज़रजान के लबों पर फैली। ज़मीन जो अर्ज़म के जवाब और ज़रजान के जवाबी हमले का इंतज़ार करी थी, ज़रजान को दिलनशीनी से अर्ज़म को देखते हुए मुस्कुराता पार कर ठटकी और अर्ज़म को देखा जो सर झुकाए बैठी थी। हेज़ल ग्रीन आंखों में शरारत की चमक उभरी और सख्त लबों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। दोनों के गाल में गढ़े बना गई। मुस्कुराती हुई खड़ी हुई दोनों बाजू फैलाते हुए हूटिंग की। उसकी हूटिंग पर जहाँ ज़मीन दुनिया की होश में वापस ज़रजान होश की दुनिया में वापस आया। अर्ज़म और गुलरुख भी उसकी जाने मुतवज्जो हुई। देखो, ज़रजान आलम खान को तूफ़ानी मोहब्बत हो गया, वो भी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले कबल ज़रजान ने सिरत से अपनी जगह खड़े होते हुए उसके मुंह पर सख्ती से हाथ मारी। ये बस यूं ही बोले जा रही है, नेवर माइंड, मैं भी इसका इलाज करके आता हूँ। वो अर्ज़म को अपनी माँ के साथ माजद खाना अंदाज में कहता अपने साथ तकरीबन ज़बरदस्ती बाहर लाया। बाहर लॉन में वो उसे शेड्स के नीचे ले गया। आखिर दिसंबर की सर्द तरीन रातें शुरू हो चुकी थी। बर्फ़बारी मामूल के मुताबिक जारी थी। माना तुम पागल हो गए हो। बाहर आकर उसके मुंह से हाथ हटाकर धीमे लहजे पर पुरजोर बोला। तुम पागल हो गए अर्ज़म की मोहब्बत में, ऐसी बात नहीं है बेवकूफ़। उसे दांत पीसते हुए कहा। वो जानता था अब ज़मीन उसका खूब रिकॉर्ड लगाएगी। अच्छा तो फिर क्या है? उसका स्केच बनाने के लिए इतने गौर से देख रहे थे। ज़मीन ने सर हिलाते हुए आईब्रो उचकाई। ज़रजान नहा जाते हुए भी मुस्कुरा दिया। पागल लड़की, उसने हंसते हुए ज़मीन के सर पर प्यार भरी चित लगाई। मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं, बस वो मुख्तलिफ है और शायद मुझे अच्छी भी लगती है। ज़रजान ने बालों में हाथ फेरते हुए कंधे अचकाते हुए साफ गोई से काम लिया। उसकी कन्फ्यूज सी बात पर ज़मीन हंसती। तुम्हें वाकई मोहब्बत हो गया? उसके लिए बहकी बहकी बातें करे। वह हंसकर गोया हुई। ज़रजान कुछ देर पहले उसे देखता रहा, फिर सिली गर्ल कहता खुद भी उसके साथ हंसने लगा। क्या करो अब हमारी सिली गर्ल ने, क्या कर दिया अब हमारी सिली गर्ल ने? पीछे से आती आवाज़ पर दोनों हैरत से मुड़े। लाला, वो दोनों हैरत तो खुशी से उनकी तरफ बढ़े। ज़मीन और अजलान के सीने लगी। अजलान ने साथ खड़े ज़ारा ज़मीन के बच्चों वाले अंदाज पर मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप और ये कैसा है? ज़रजान ने ज़ारा से खैरियत दरियाफ्त करते उसकी गोद में मौजूद ज़रक के फूलों जैसे गाल चूमे। लाला का बच्चा कैसा है? अजलान ने ज़मीन के सर पर बोसा देते हुए ज़रजान को भी साथ लगाया। आनी, इट्स नॉट फेयर, इवन लुक एट मी। ज़रक की खफ की भरी आवाज़ पर वो नहाल होती ज़ारा से मिलती उसकी गोद में चढ़े ज़रक की जानिब मुतवज्जो हुई। ओह माय क्यूट लिटिल प्रिंस, ज़मीन ने पुचकारने वाले अंदाज में कहते उसके गाल चूमे और उसे ज़ारा की गोद में लेने लगी कि बर वक्त ज़रजान ने उसे ज़रक को उठा लिया। तुम बस लाला को सलाम करो और उनसे सलाम लो, हमें तुम्हारे प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रक? उससे ज़मीन को चढ़ाते हुए अपनी गोद में मौजूद ज़रक की गाल पर के साथ अपना नाक मस करते हुए बोला। उसकी बात पर ज़रक ने सर इस बात में हिला दिया। ज़ारा और अजलान अंदर जा चुके थे। मुझे तो उसने ज़रजान को घूरते हुए ज़रक को उससे लेने के लिए बाजू बढ़ाए। क्यों दूँ? ये सिर्फ मेरा ज़रक है, तुम इससे दूर हो जंगली बिल्ली। उसने पीछे होकर कहते उसे मज़ीद चढ़ाया। ज़रक, माई प्रिंस, कम टू मी माई पिस्ताशू। ज़मीन ने ज़रक को देखते बाजू उसके जाने बढ़े। ज़रक ने उसको देखा, फिर ज़रजान को देखा। उसकी बात पर नाराज़ था कि पहले उससे क्यों नहीं मिली, मगर एक 5 साला बच्चा कहाँ तक नाराज़गी दिखा सकता है। नहीं, हमने नहीं आना क्योंकि हम आपसे नाराज़ हैं। आप पहले हमें क्यों नहीं मिली? ज़रजान ने ज़रक को पिघलते देखकर उसका चेहरा खुद अपनी जानिब करते ज़मीन को गुस्सा दिलाया। ज़मीन ने ज़रजान को घूरा, उसके बाजू नोज़ बढ़ाए थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ज़रक माई लव, प्लीज़ फॉरगिव मी। ज़मीन ने मासूम रेहान सी शक्ल बनाते हुए कहा तो ज़रक ने फ़ौरन अपने छोटे छोटे बाजू ज़रजान की गर्दन से हटाकर उसकी जानिब करते हुए झुका। ज़मीन ने हाल होती ज़रजान को गोद से लेती
उस पर जताती नज़र डालना ना भूली ज़रमीन ने। उसके दोनों गाल शिद्दत से चूमे थे। ज़रा हंसते हुए उछला तो ज़रमीन अनबैलेंस होगी। ज़रजान ने फ़ौरन दोनों को पकड़कर संभाला। किसने कहा था उठाने को? पहले खुद तो बड़ी हो जाओ। मानो बड़ी हो तो गई हूँ, मज़ीद कितनी बड़ी हो जाओ। खफकी से बोली, सिली गर्ल, मुझे तुम्हारी और ज़रक की फ़िक्र है। अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता मुझे ज़रक की फ़िक्र है। उसने खफकी से कहते हुए ज़रक को अपने साथ लगाया। अभी तक ज़रमीन की गोद में था। आई नो, बट मुझे तुम्हारी भी फ़िक्र है, क्योंकि तुम्हें खुद अपनी कोई फ़िक्र नहीं है। उसके लहजे में ज़रमीन के लिए परेशानी थी। से सॉरी टू हर जान। ज़रक ने ज़रमीन के चेहरे पर खफकी देखकर ज़रजान को कहा। वो ज़रमीन को आनी और ज़रजान को जान कहता था। उसकी बात पर ज़रमीन ने हैरत से मुस्कुराते उसे प्यार किया, जबकि ज़रजान ने हैरत से हैज़दा होकर उसको देखा। दोनों की हैरत बजाती कभी एक ही साइड नहीं लेता था, बल्कि दोनों को एक जैसा प्यार करता था। मगर आज उसे ज़रमीन की साइड लेकर ज़रमीन को बेहद खुश किया और ज़रजान मुँह बनाने पर मजबूर कर दिया। ज़रजान ने खफा सी नज़र उस फूले गालों वाले सुर्ख चेहरे पर डाली। बर्फ़बारी पूरे ज़ोर शोर से थी। सर्दी से बचने के लिए वाइट फ्लीस डाउन जैकेट, ब्लू इंसोलेंट स्नो पेंट, वाइट गर्म ऊनी मफलर, वाइट और ब्लू ऊनी गर्म टोपी, हाथों में ग्लव्स, पैरों में आइस बूट्स पहने हुए थे। सर्दी की वजह से उसके गाल नाक और सुर्ख हो रहे थे। काले स्याह बाल टोपी से निकलकर माथे पर बिखरे हुए थे। स्याह चमकदार आंखों में खफकी के गहरे रंग नुमाया थे। ज़रजान उसे कुछ देर देखता रहा, मासूम शक्ल बनाकर। ज़रजान को उसकी मासूम शक्ल देखकर ज़रजान की खफकी पल भर में हवा हुई। ज़रजान ने आगे होकर उसके गाल चूमे। वो हंस दिया। हंसते हुए उसके दोनों गालों पर ज़रजान और ज़रमीन की तरह गहरे डिम्पल पड़ते थे। जान की जान, अगर ऐसी मासूम शक्ल बनाकर कहोगे तो 100 दफ़ा भी तुम्हें सॉरी कहूँगा। आई एम रियली सॉरी ज़रक की डियरेस्ट आनी। ज़रजान ने कानों को हाथ लगाकर कहते हुए ज़रमीन की शरारती नज़रों से देखा। ज़रमीन हंसती। अपनी आनी को हंसता देखकर मुस्कुराता उन दोनों के साथ बातों में मशगूल हो गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ज़ारा ने एक ज़बान में सलाम किया। जो अर्ज़म के साथ बात करी थी, अज़लान की आवाज़ पर खुशी और खैरत से मुड़ी और दोनों को एक साथ अपने गले लगाया। अर्ज़म आज ज़रजान की आंखों में वही अलोही सी चमक देख रही थी। उसके बारे में सोच रही थी कि उनकी आवाज़ पर चौंकी। और मेरे खुदाया, तुम दोनों को कितना याद किया। उन्होंने बारी बारी दोनों की पेशानी चूमते लहजे में कहा। मैं भी आपको बहुत मिस किया मम्मी, मगर अज़लान को बिज़नेस से फुर्सत ही नहीं मिलती। अज़लान उसे देख कर रह गया, जिसने आज तक सबसे पहले उसकी शिकायत दर्ज करवा दी। मम्मी, इस दफ़ा तो मैं इन्हें पहले बता कर आई हूँ, जल्दी वापस नहीं जाऊँगी। ज़ारा ने उनके साथ बैठते हुए एक नज़र दाएं जानिब बैठी खूबसूरत लड़की को देखा, जो सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े थे, परेशानी पर बैंडेज थी। उसकी नज़रों में सवाल देखकर गुलरुख ने तारुफ करवाया। अज़ीज़ ज़ारा, ये भी मेरी बेटी है, अर्ज़म और ज़रजान की होने वाली बीवी। उन्होंने अर्ज़म को अपने पास बुलाते मोहब्बत से उसका तारुफ करवाया। गुलरुख की आखिरी बात पर अर्ज़म के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। ये ब्लश कर रही है, कितनी इनोसेंट है। ज़ारा ने उसके सुर्ख होते चेहरे को नरम मुस्कुराहट से देखते प्यार से उसका गाल छुआ तो मज़ीद जन्म गई। वेलकम टू फैमिली बेटा। अज़लान ने बिल्कुल ज़रमीन की तरह उसके अंदाज़ पर सर प्यार किया। लाला, आपके 4 बेटे हो गए हैं आप। ज़रमीन ने अंदर दाखिल होते उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़रजान और ज़रक भी ज़रमीन के पीछे अंदर आए थे और आतिशदान के पास पड़े काउच पर जा बैठे थे। अज़लान की आंखों में सवाल देखकर धीमा सा हंसी। मैं, अर्ज़म और ज़रक, सबको तो आप बेटा कहते हैं, तो 4 बेटे हो गए आपकी। उसके जवाब पर हंस दिया। लाला, बेटों को छोड़ें, ये बताएं भाभी को क्या कहते हैं। ज़रजान ने शरारत से पूछने पर अज़लान का कहका बेसाख्ता था। ये तो मेरी क्वीन ऑफ हार्ट है। उसने ज़ारा को मोहब्बत से देखते हुए कहा। ज़रजान और ज़रमीन ने सीटी के अंदाज में हूटिंग की। ज़ारा को शर्म आ गई। मुस्कुराहट से जाते हुए दी। अर्ज़म भी खिलकर हंसी। ज़रजान और ज़रमीन को देखकर ज़रक ने भी नकल करने को मुंह खुलकर चीखें मारनी शुरू कर दी। उसकी मासूम हरकत पर सब निहाल हुए थे। ज़रजान अपनी गोद में बैठे ज़रक की गालों को प्यार करते नरमी से खुद भी भेजा। गुलरुख ने आगे बढ़कर ज़रक को ज़रजान से लेकर प्यार किया। ग्रैनी, आई मिस्ड यू लॉट। उसने नरमी से उनके गाल पर प्यार करते बाजू फैलाकर कहा। एंड ग्रैनी लव्स यू, आई मिस्ड यू लॉट। आई मिस्ड यू टू। उन्होंने हाल होते उसके फूले हुए गाल चूमे। ज़रजान और ज़रमीन का तो बस नहीं चल रहा था उसे उठाकर कहीं दूर भाग जाए। अर्ज़म भी उस खूबसूरत सुर्ख सफ़ेद रुई जैसे फूले गालों वाले बच्चे को देखकर खुद प्यार करने से रोक ना पाया और आगे बढ़कर उसके गाल पर बोसा दिया। वो था इतना खूबसूरत और क्यूट, कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता था। ही ब्यूटीफुल यंग लेडी, हु आर यू? उसने अर्ज़म के गाल अपने छोटे से हाथ छूते हुए पूछा। उसके तर्ज तखातब पर जहाँ अर्ज़म हैरान हुई, वहीं सब ने अपनी हंसी जब्त की। आई एम अर्ज़म दुरानी। उसने हैरत पर काबू पाते उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मम्मी, आपको याद है ज़र भी हर खूबसूरत लड़की को देखकर ऐसे ही करता था। अज़लान ने हंसते हुए कहा तो सब हंस दिए। अर्ज़म ने हैरत से ज़रजान को देखा। ज़रजान ने खिसिया कर सर में हाथ फेरा। लाला, मैं इज़्ज़त की खातिर ऐसे तमीज़ से मुखातिब करता था, उसे सफाई पेश करनी चाहिए। एक दफ़ा फिर सब हंस पड़े। ज़रक डियर, शी इज़ ऑल्सो योर आनी। ज़रमीन ने ज़रक को गुलरुख से लेते हुए अपने साथ बिठाते अर्ज़म के बारे में आगाह किया। अर्ज़म और ज़रमीन ज़रक के लिए 3 सीटर सोफ़े पर बैठी थी। उनके सामने काउच पर अज़लान बैठा था और साथ सोफ़े पर ज़ारा और गुलरुख बैठी थी। हाओ? ज़रमीन की बात पर ज़रक ने छोटे छोटे हाथ सवालिया अंदाज में उठाया। बिकॉज शी इज़ माई सिस्टर। ज़रमीन के जवाब पर उसने एक नज़र अर्ज़म को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। आई वुड लाइक हर टू बी माई आनी बट। उसने अर्ज़म का हाथ थामते हुए कहा, मगर चेहरे पर उलझन के तासुरात लिए गुलरुख को देखा।
ग्रैनी, इज शी योर डॉटर? उसने मखसूस अंदाज में फ़्रेंच लबो लहजे में इंग्लिश बोलते इस्तफार किया। गुलरुख ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिला दिया। सब उसकी बातों पर मुस्कुरा रहे थे। अपनी उलझन दूर करके उसने अर्ज़म को देखा, फिर ऊंचा होकर अर्ज़म के गाल पर बोसा दिया। इस बात का इजहार था कि उसने अर्ज़म को अपनी आनी तस्लीम कर लिया है। अर्ज़म ने निहाल होते उसे प्यार किया और चॉकलेट खिलाने लगी। सिकंदर अभी कमरे में आया था। उसने एक नज़र कमरे को देखा। हर चीज़ वैसी थी, मगर उसे कमरा बिल्कुल अनजान और वीरान लग रहा था। वो धीरे धीरे चलता, टाई की नॉट ढीली करता ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोल कर अंदर चला गया। मुंह धोते हुए उसने एक नज़र शीशे पर लगे नोट्स पर पड़ी। एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों का हाथा थी। पहला नोट सिकंदर का अपना लिखा हुआ था। एक बार फिर उन नोट्स को पढ़ने लगा। क्लोज योर आइज, ओपन योर हार्ट एंड फील माई सोल मीनिंग, टचिंग यू, नीडिंग यू, वांटिंग यू in every second of every day, begging you in the soft and breathless whispers of your passion and love. जी ज़मीन का जवाब शरारत से भरपूर था। अगर मैंने आंखें बंद कर ली तो मैं गिर जाऊंगी। हल्का सा मुस्कुराया और अपना जवाब पढ़ने लगा। जिनको बचाने की तलब शिद्दत से इख्तियार कर जाए उन्हें बचा ही लिया जाता। डियर मीनिया, और तुम मुझसे जितनी भी दूर जाओ, मैं हर दफ़ा तुम्हारा रास्ता इख्तियार करूँगा। तुम गिरोगी तो मैं तुम्हें मजबूती से थाम लूँगा। तुम्हारा हर रास्ता मुझ पर ख़त्म होगा। तुम्हारी हर मंजिल सिर्फ हज़ाम सिकंदर होगा। उसके आगे ज़मीन का कोई जवाब नहीं था। बाकी सारा नोट खाली था। उसने हाथ बढ़ाकर उन नोट्स को उंगली को पोरों से छुआ। दिल का दर्द फिर से बढ़ा था। माजी का दर एक बार फिर खुला था। दोपहर से शाम होने की थी, मगर हसन सिकंदर अब तक कमरे से नहीं निकले थे। सिकंदर ने यज़दान को डिनर करवा के सुला दिया। गोया यज़दान अपने बाप के रवैये से परेशान अफसुदा था, मगर सिकंदर की तवज्जो और मोहब्बत से जल्द बहल जाता था। सिकंदर खुद अपने बाप के हवाले से तशवीश का शिकार था। यज़दान को सुनाने के बाद उसने उनके कमरे का रुख किया। उसका इरादा आज उनसे दो टोक बात करने का था। उसके रवैये की वजह जानना चाहता था। उसने दरवाज़ा नॉक करके हाथ उठाया। अंदर से आती बाप की गराती आवाज़ ने उसका हाथ साकित हुआ। जैसा तुमने कहा, मैंने तुम्हें अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपना भाई समझकर वही किया, मगर तुमने मेरे मुखलिसपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तुम ही आस्तीन का वो सांप निकले जिसे पिछले 1 साल से तलाश कर रहा था। अगर मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा होता तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से न ख़त्म करता, बल्कि इबरत का निशान बनाता, ताकि तुम जैसा गद्दार दोबारा इस पाक धरती और मुखलिस रिश्तों को धोखा देने की कोशिश ना करे। तुमने मुहाफिज होकर भी गद्दारी की, जिसकी तुम्हें सज़ा तुम्हारी पूरी नस्ल को बहुत महंगी पड़ने वाली है। साजिद उनकी बात सुनकर पहलू उसके दिमाग के घूमे में गरबात अधूरी से मतलब बखस करने के बजाय दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। बाप, मुझे आपसे बात करनी है। उसका अंदाज बिल्कुल सपाट था। उसके लहजे में वो ठटके। मैंने मना किया था ना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम क्या करने आया हो? उन्होंने रूखेपन से सवाल किया। उनकी बात पर सिकंदर हैरान होता गहरी सांस भर के रह गया। मैं आपसे बात करने आया और करके जाऊँगा। उसने लफ्ज़ों पर जोर दिया। लहजे में तमीज़ अब तक कायम थी। हसन सिकंदर ने एक जांचती नज़र अपने खूबरू बेटे पर डाली, जो कद काट में उनसे भी बढ़ गया था। आपके इस रवैये का सबब जान सकता हूँ? दानी इस सबसे बहुत परेशान है बाबा। मैंने मुश्किल से खाना खिलाकर सुलाया। आप जानते हैं कि आपकी मौजूदगी में आपके बगैर खाना नहीं खाता, फिर भी आपने हमें लंच पर ज्वाइन किया, ना ही डिनर पर। और आप साजिद अंकल से किस सिलसिले में बात कर रहे थे? अगर आपके रवैये का सबब उस सिलसिले से जुड़ा है तो प्लीज़ उसका असर दानी पर मत होने दें। मैं आपको समझ सकता हूँ, मगर वो नहीं, वो बच्चा है, लिहाजा अपने आप को नॉर्मल रखें। उसके अल्फाज उसका लहजे के साथ नहीं दे रहे थे। अल्फाज मिन्नत करते हो, जबकि लहजा खुश था। तुम बात कर चुके हो तो जा सकते हो। उन्होंने रुख मोड़ कर कदे तवक्कुफ़ के बाद ठंडे लहजे में कहा, तो चेहरे पर दुख के आसार थे। आप बात के बगैर मुझे ऐसे नहीं भेज सकते बाब। मसला क्या हुआ है? सब में आपका क्या किरदार है? उसने सिकंदर का लहजा काटदार था। किसकी बात कर रहे हो? आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सिकंदर ने आईब्रो उचका कर जताते लहजे में कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? हजाम खुलकर बात करो। उनका लहजा अक्सर हमवार था। गलती ना होने पर भी गलत बन बैठे थे। उन्होंने भाई जैसे दोस्त की हमदर्दी में मदद ली थी, जिसका खुद का वतन का और जवान बेटों का मुझे बना लिया था। मैं आपकी बात सुन चुका हूँ, जो अभी आप सारे अंकल से कह रहे थे। वजह बताएं। उसने एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। सिकंदर की बातें सुनकर उन्हें कमरा तंग पड़ता महसूस हुआ। बाएं जानिब शदीद दर्द उठा, जिसने उसके कदम डगमगा दिया। बाबा, सिकंदर ने परेशान होते जल्दी से आगे बढ़कर संभाला। डॉक्टर के पास चलें? उसने उन्हें सहारा देकर बेड पर बिठाते हुए कहा। बाएं पहलू में दर्द बढ़ता जा रहा था। उन्होंने मजीद बंद होती आंखों के साथ खुद पर झुके फिक्रमंद सिकंदर को देखा तो उनका पछतावा मजीद बढ़ गया। पछतावे का आंसू आंख से निकलकर कनपट्टी में जज्ब हो गया। सिकंदर जवान, जो उनकी जर्द पड़ती रंगत देखकर परेशान हो रहा था, उनका आंसू देखकर शदीद तशवीश का शिकार होता उठाकर बाहर की जाने भागा। मुलाजिम गाड़ी का दरवाज़ा खोलने पर उसने सिरत से उन्हें अंदर लिटाया और ख़ुद भी साथ बैठते उनका सर अपनी गोद में रखकर उनकी हथेलियाँ सहलाने लगा। गाड़ी तेज़ चला। उसने शोर परेशानी से उनकी हथेलियाँ मसलते हुए तेज़ लहजे में शोफर किया। शोफर ने सर हिलाते
गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही देर में अस्पताल में पहुंचकर तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उनको इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। 1 घंटा होने को आया था। इस तरह भी कैफियत में परेशानी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर मुसलसल चक्कर लगा रहा था, मगर अंदर से कोई खबर नहीं आ रही थी। उसका दिमाग मुख्तलिफ सोचों की आमाज का बना हुआ था। ऐसी भी क्या बात है जो मैंने बाबा ने इतना स्ट्रेस ले लिया क्या किसी मिशन के सिलसिले में? नहीं, बाबा अपना हर मिशन हौसले की चट्टान पर चढ़कर सर करते हैं। उन्हें किसी बात की परेशानी है। अंदर ही अंदर खा रही थी, किसके मुतल्लिक हो सकती है इतनी परेशानी ले रहे हैं, वगरना वो बहुत हिम्मत और हौसले वाले बंदे हैं। मुसलसल सोचते अचानक बाप की आवाज़ दिमाग में गूंजी, तुम मुहाफिज होकर भी गद्दारी की, जिसकी सजा तुम्हें और तुम्हारी पूरी नस्ल को बहुत महंगी पड़ने वाली है। साजिद, उसने उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। एग्जैक्टली ये साजिद अंकल के मुतल्लिक ही हो सकता है। शायद अंकल ने कोई गलती कर दी और फिर से उस परेशानी से सोचते मोबाइल निकाल कर साजिद मलिक का नंबर बनाया। साजिद मलिक को बहुत अच्छे से जानता था। सिकंदर शाह अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। साजिद मलिक उनके बहुत अच्छे दोस्त जासिम मलिक का छोटा भाई था। साजिद मलिक को बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह प्यार करते थे और जासिम मलिक खासाती तौर पर उन्होंने बिल्कुल बड़े भाई की तरह साजिद मलिक को हर मामले में रहनुमाई दी से। हसन सिकंदर ने फोर्सेस ज्वाइन की और उनके देखा देखी कुछ सालों बाद साजिद मलिक ने भी फोर्सेस ज्वाइन कर ली। हसन सिकंदर उसके इकदाम पे बहुत खुश थे। उन्होंने उन्हीं दिनों हजाम की पैदाश के लिए उन्होंने 4 चांद लगा दिए। वक्त पर लगा के उड़ने लगा और ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद सलाहियतों को देखते हुए हसन सिकंदर ने उसे सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने का मशवरा दिया। साजिद मलिक ने उनके मशवरे को इकरार की सनद बख्शते हुए सीक्रेट फोर्सेस ज्वाइन कर लिया। बक्सर जूनियर की हैसियत से हसन सिकंदर के किसी न किसी मिशन का हिस्सा होता था। वो अक्सर औकात ऐसी छोटी गलतियां करता, उसकी वजह से चालाक होशियार सोल्जर से कोई तवक्को नहीं करता था। कई मरतबा उसकी छोटी बेज़रर गलतियों को हसन सिकंदर ने नज़रअंदाज किया, मगर अक्सर अनजान की इतनी मोहब्बतों और मुखलिसपन को मतलब की पोटली में बांध कर उनके मुंह पर मार दिया। बेल मुसलसल जारी थी मगर कॉल अटेंड नहीं हो रही थी। उसका मुतअद्दिद बार कॉल करके मगर रिजल्ट वहीं रहा, ज़ीरो। गहरी सांस पड़ते उसने मोबाइल वापस पैंट की पॉकेट में रखा और अपने बाप की सलामती के लिए दुआ करने लगा। 3.5 घंटे के तवील जानलेवा इंतजार के बाद डॉक्टर्स बाहर आए। बाबा कैसे हैं? उसे सिरत से आगे बढ़कर फिक्रमंदी से इस्तफार किया। वो खतरे से बाहर है, उनको मेजर अटैक आया, हमने एंजियोप्लास्टी कर दिया। कुछ देर तक उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहता उसके कंधे पर हाथ रखकर ज़िंदगी की नवीद दे गया था। खुदा का बेहद मशकूर था जिसने उसके बाप को नई ज़िंदगी बख्शी थी। परेशानी कुछ कम होने को आई तो उसे दफ़तन यज़दान का ख्याल आया। उसने जल्दी से लैंडलाइन पर कॉल मिलाई। दानी को चेक करके मुझे अभी खबर दो, सुकून से सो रहा है ना? अगर वो जाग कर मेरा या बाबा का पूछे तो बाबा सो गए हैं और मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर निकला हूँ। उसे हकीकत से आगाह मत करना, हिदायत देकर उसने जवाब सुनकर कॉल काटी और उठकर बाप को देखने चल दिया। आज हॉलीवुड डे था और शाम को अर्ज़म और जरजान का निकाह होना तय पाया था। निकाह का ड्रेस लेने गुलरुख जरजान को कहा था, वो खुद अर्ज़म को लेकर, मगर जरजान जानता था वो कभी भी इसके साथ अकेली ही जाना चाहेगी, सो उसने ज़मीन को भी साथ ले लिया। अर्ज़म अपनी शॉपिंग पहले ही कर लो, क्योंकि अगर जर ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी तो फिर भूल जाओ कि हम आज शॉपिंग करके घर वापस जाएंगे। ज़मीन ने मॉल में अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करती। अर्ज़म को राज़दाराना मुखातिब किया, क्यों वो परेशान हुई, क्योंकि इस मिस्टर परफेक्ट को कोई भी चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती। पूरा माल घूमने के बाद कोई एक चीज़ पसंद आती है तब भी जब मैं मरने वाली हो जाती हूँ। और बदतमीज़ तो ऐसा हर दफ़ा मुझे बिला वजह अपने साथ घसीटता है। ज़मीन ने बात मजाकन कही, मगर अर्ज़म हसास लड़की थी, उसके दिमाग में यकलक कई बातें उभरी। एकदम शॉपिंग में उसकी सारी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। अर्ज़म ये वाला कैसा है? ज़मीन ने उसे लाइट ब्लू रंग का पैरों तक आता फुल स्लीव्स वाला नेट का बाल गाउन दिखाया। अच्छा, उसने बेदिली से जवाब दिया। उसकी नज़रें गाउन पर थी मगर दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ था। नहीं, कोई और देख लेते हैं। ज़मीन ने अर्ज़म की एकदम दिलचस्पी को महसूस करते हुए वापस रखा। जो शख्स चीज़ों के मामले में इतना कॉन्शियस है वो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में किस कदर कॉन्शियस होगा। उन्होंने ज़रूर अंकल की वजह से उस रिश्ते पर रजामंदी ज़ाहिर की होगी, वगरना लाइफ पार्टनर के हवाले से ज़रूर उनका मेयार बहुत बुलंद होगा। क्या मैं एक बोझ की मानत उनकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही हूँ? अर्ज़म ने सोचते हुए जरजान को देखते हुए हंसकर ज़मीन से बात कर रहा था और हाथ में एक पिंक बाल गाउन के लिए खड़ा था। हंसते हुए उनके दिमाग की नीली रग वाज़ेह हो रही थी और हेज़ल ग्रीन आंखें चमक रही थी। दोनों गालों में पड़ते एक गहरे डिम्पल जिसकी मुस्कुराहट को मज़ीद खूबसूरत बना रहे थे। वो बिलाशुबा खूबसूरत मर्दों में से एक था। अर्ज़म ने दिल में एतराफ़ किया। जरजान जो ज़मीन से बात कर रहा था अचानक किसी ख्याल के तहत नज़रों का रुख अर्ज़म की जानिब किया। उसे देख कर पाकर जरजान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। अर्ज़म ने सिटपटा कर नज़रों का जाविया बदला। उसके सिटपटाने पर मज़ीद दिलकशी से मुस्कुराया। ये देखो अर्ज़म, ये वाला कैसा है और तुम खुद भी पसंद करो ना। ज़मीन ने जरजान के हाथ से वही पिंक गाउन लेकर अर्ज़म के साथ लगाते हुए कहा, ये बहुत प्यारा है मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या देखूँ? उसने बेचारगी से ज़मीन को जवाब दिया। उसने दोबारा जरजान को देखने की गलती भी नहीं की थी। आप किस किस्म के ड्रेसेस में कंफर्टेबल फील करेंगी वही देख लेते हैं। जरजान ने सारे अरसे में अर्ज़म को पहली बार मुखातिब किया था। अचानक उसके इस तरह मुखातिब करने पर अर्ज़म का दिल उछल कर हलक में आया। इट्स गुड। उसने हाथ में पकड़े जरजान के पसंद के ड्रेस को ही कबूलियत सनत बख्शी। आयु श्योर? जरजान को लग रहा था वो झिझक महसूस कर रही है। यस, उसने धीमी आवाज़ में से जवाब दिया और हाथ में पकड़े ड्रेस को देखा जो फुल स्लीव्स वाला, पैरों से नीचे ज़्यादा जाली दार गुलाबी रंग का बाल गाउन था। अर्ज़म की शॉपिंग मुकम्मल करवाने के बाद ज़मीन की शॉपिंग करवाए उन्होंने लिए फूड कोर्ट आ गया। जरजान ने
सैलड, अर्ज़म ने फ्रेश जूस और ज़रमीन ने आइसक्रीम ली थी। खाने के दौरान उन तीनों मुख्तलिफ सोचों में घिरे हुए थे कि आज वाकई ज़रजान खान बंगिश की ज़िंदगी का एक बोझ की मानद शामिल हो जाऊंगी। अर्ज़म ने जूस का घूंट बमुश्किल हलक से उतारता हुए ख़राब हुआ। इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाती हो मीने, गला ख़राब हो जाएगा। सिकंदर की फ़िक्रमंद आवाज़ उसके अपने पास पूरी शदोमत से गूंजी थी। ज़रजान मुसलसल ज़रमीन को नोट कर रहा था। उसने सोच लिया था आज अपने निकाह के बाद ज़रमीन से 2 टोक बात करेगा। सिकंदर की आज जर्मनी की फ़्लाइट थी। इस वक्त एयरपोर्ट पर बैठा कान में लगे आले के ज़रिए ज़रमीन की आवाज़ सुन रहा था। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होते ही अपना हैंड कैरी उठकर वापस हुआ। 2 रातों से वो सोया नहीं था, मगर ताहाल आंखों में नींद का शायबा तक ना था। आज भी उसने उसकी आवाज़ सुनते उसकी याद पूरी शिद्दत से हमला किया था। हफ्ता होने को आया था और सिकंदर ने उसे देखा नहीं था, उसकी खुशबू उसे महसूस नहीं किया था, सिर्फ उसकी आवाज़ सुन रहा था। उसे पागल कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था कहीं से उसकी मीनें आ जाए और वो अपने अंदर संभाले, जहाँ से वो कभी इसका दूर जाने का सोच भी ना सके और ना ही कोई दूसरा उसे अलग करने की कोशिश करे। मेरा वादा हमेशा अधूरा रह जाता है, मैं कोई वादा वफ़ा नहीं कर पाता। मैं आपसे किया गया वादा वफ़ा नहीं कर पाया पापा मॉम, मगर इस बारे में अपने वादे से पीछे नहीं हटूँगा। मीने, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास हूँगा और तुम्हें अब सब जिसने मुझसे मेरे अपने छीन लिए बचा कर किसी ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारा निशान तक ना पा सके। तब तुम्हारा हर रास्ता, हर मंजिल सिर्फ मुझ तक महदूद होगी। तुमने वादा लिया था ना मुझसे, अब ये वादा वफ़ा होकर रहेगा। मीने उसे सोचते हुए दिल ही दिल में पुख्तगी से अज़म किया, मुझे माफ़ कर देना दानी, मैं मॉम से क्या प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया और तुम्हें खो दिया। सोचो का रुख यज़दान सिकंदर शाह की जानिब होते चेहरे पर दुख और ज़ियत के तासुरात में इजाफा हुआ। माजी के दरीचे एक बार फिर से खुल गए। हसन सिकंदर होश में आया और सिकंदर को अपने पास मौजूद देखकर एक सुकून की लहर उनके वजूद में दौड़ गई, मगर अगले ही लम्हे वही सोचें खुड़ियाले सांपों की तरह डसने लगी। बाबा आप ठीक हैं? किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है? उन्होंने होश में आते देखकर सिकंदर ने उनके हाथ थाम कर मोहब्बत और फ़िक्र से पूछा। उसकी फ़िक्र मोहब्बत पर उनकी आंखें नम हो गई। अगर सलीम होता मैं क्या उससे काम में मुलविस हो चुका हूँ तो क्या उसकी फ़िक्र और मोहब्बत मेरे कायम रह पाएगी? कभी नहीं। हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, मगर इस मामले में आज तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो ये ना ये करेगा। या खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? उनके चेहरे पर तकलीफ़ के तासुरात देखकर सिकंदर ने सूरत से डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने चेकअप करके ज़रूरी हिदायत दी और चल दिया। सिकंदर का दिमाग मुसलसल इसी बात को सोच रहा था, सारे मामले के पीछे हकीकी वजह क्या हो सकती है। उसके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें पढ़कर हसन सिकंदर जान गए थे वो क्या सोच रहा है। वो चाहकर भी अपने बेटों को इस हौलनाक हकीकत से आगाह नहीं कर सकते थे, ना ही उनसे नफरत करने लगते। इसी सोच ने उसे इन हाल तक पहुँचा दिया। बाबा आप परेशान हैं? उनके चेहरे पर परेशानी और तकलीफ़ के गहरे आसार देखकर उससे फ़िक्रमंदी से पूछा। नहीं मैं ठीक हूँ। उन्होंने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। मगर आप नहीं लग रहे। सिकंदर ने फ़िक्रमंद अंदाज पर उसका दिल डूब कर उभरा। बस कुछ तकलीफ़ है, वरना मैं परेशान नहीं हूँ। उन्होंने उसे झूठी तसल्ली दी। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, मगर आप ठीक नहीं लग रहे। उसने फ़िक्रमंदी से कहते उनका हाथ थाम कर उसकी पुष्ट पर बोसा दिया। उसकी बात के जवाब में हसन सिकंदर ने गहरी खामोशी इख्तियार की। कितनी ही देर उस प्राइवेट अस्पताल के एयर कंडीशन कमरे में 2 अफराद की मौजूदगी के बावजूद गहरी खामोशी का राज था। सिकंदर ने दोबारा उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की, मगर उसका हरगिज़ मतलब नहीं था कि वो इस मामले पर हाथ उठा चुका था। मुसलसल इसी बात को हर नहर से सोच रहा था अपने बाप की परेशानी को कम कर सके। अगले ही दिन उन्हें रिसार्च कर दिया गया कि रात में हसन सिकंदर की हालत नाजुक हो चुकी थी। आंखों के गिर्द हल्के पीली रंगत और चेहरे पर पुरमज़दगी छाई हुई थी। क्या हुआ है बाबा जान, आपको इतने वीक और सिक क्यों लग रहे हैं? भाईजान बाबा जान को क्या हुआ है? ज़रजान ने परेशानी से अपने बाप को देख रहा था, कभी सिकंदर को। कुछ नहीं दानी, बस रात को तबीयत ज़रा सी बिगड़ गई थी, मगर अब ठीक है, डोंट वरी मीर जान। उससे सिकंदर हसन के साथ बैठे यज़दान के कंधों पर हाथ रखकर उसे प्यार से कहा, क्या हुआ था रात को? अभी तक ठीक नहीं है? ये देखें तो उसे परेशानी से कहते गर्दन घुमाकर पीछे खड़े सिकंदर को देखा। हसन सिकंदर के पुज़मज़्ज़ा चेहरे की जानिब इशारा किया। दानी मेरे शेर, बाबा बिल्कुल ठीक है। क्यों बाबा जान? उसने यज़दान के कंधों पर हल्का सा दबाव लेकर कहते हुए अपने बाप की जानिब देखकर पूछा। बिल्कुल, मैं अब ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुस्कुराते सिकंदर की हाँ में हाँ मिलाते नरमी से यज़दान के दोनों हाथों को पकड़ा। आपने ब्रेकफास्ट किया और मेडिसिन ली? अचानक याद आने पर यज़दान ने फ़िक्र व इस्तफ़ार किया। नहीं, हम अपने बेटे का इंतज़ार करते, अब दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उन्होंने प्यार से कहते उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाई। यज़दान को मुस्कुराता देखकर सिकंदर भी मुस्कुराया। हज़ाम जाकर रहीम से कहा ब्रेकफास्ट यार्ड में लगाया, हम तीनों वहीं चलकर करते हैं। सिकंदर सर हिलाता हुआ कमरे से निकल आया। वो पीछे से यज़दान से धीमी आवाज़ में बातें करने लगा था। ओह गॉड अर्ज़म, यू आर लुकिंग प्रिटी गॉर्जियस। वो मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह तारीफ़ करें तुम्हारी। ज़रमीन जो अर्ज़म का निकाह के लिए उसके रूम में लेने आई थी, उसे देखकर महबूद होती जोश से सारे आते बोली। उसके मासूमाना अंदाज़ पर अर्ज़म मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी। यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। ज़रमीन की तारीफ़ करने पर उसने खुद को दीवार गिर आईने में देखा तो एक पल खुद भी महबूद रह गई। वो इस ड्रेस में हकीकतन किसी शहज़ादी से कम नहीं लग रही थी। आज तो बर्फ़ानी लंगूर काम से गया। उसने अर्ज़म को देखते हुए शरारत से कहा। उसकी बात सुनकर एक सुर्ख लहर अर्ज़म के चेहरे पर दौड़ गई। उसे ब्लश करते ज़रमीन ने हंसते हुए उसके गले में लगी। अर्ज़म डियर, आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। ज़र बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत करने वाला केयरिंग इंसान है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ज़रमीन, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो।
उसने ज़रमीन के दोनों हाथ थामते हुए उसे शिद्दत से शुक्रिया बोला और एक नज़र ऊपर से नीचे देखते से रहा। ज़रमीन ने बॉटल ग्रीन टखनों से कुछ ऊपर फ्लेयर स्विंग सूट पहन रखा था, जिसने उसकी सफ़ेद मैदे जैसी रंगत मज़ीद निखर आई थी। बाल आगे से खूबसूरत डिज़ाइन बनाकर बाकी खुले छोड़े हुए थे। ड्रेस के नीचे उसने ट्रेंड के मुताबिक हाई हील्स पहनने की बजाय अपना मखसूस अंदाज फॉलो करते हुए स्नीकर्स पहन रखे थे। हमेशा की तरह मेकअप से पाक चेहरा लिए सादगी में भी बला की खूबसूरत लग रही थी। थैंक्स टू यू टू, ये सब इतना उसे मत बताना मैंने उसकी तारीफ़ किया, वरना उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाना है और मैं नहीं चाहती कि बेचारे का निकाह के दिन हॉस्पिटल पहुंच जाए। ज़रमीन ने चेहरे पर सादगी और मासूमियत से जाते हुए कहा, मगर हेज़ल की आंखों की शरारत से भरी हुई थी। उसकी बात सुनकर अर्ज़म ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। और अगर वो तुम्हें ज़रा सा भी डिस्टर्ब करे तो मुझे बताना, फिर देखना मैं कैसे उसका इलाज करती हूँ कि अर्ज़म ने हंसती हुई सर हिला गई। इतने में गुलरुख कमरे में दाखिल हुई। ज़रमीन, मैंने तुम्हें भेजा था अर्ज़म को लेकर आओ और तुम्हें खुद लेने आई हो। इट्स नॉट फेयर, सब इंतज़ार करें, चलो। उन्होंने ज़रमीन को घूरते हुए कहा, मगर जब अर्ज़म को देखा तो वो पल को साकित हुई थी। माशाल्लाह, वो प्यार से बेसाख्ता कहती उसकी जानें बढ़ी और उसकी सभी पेशानी चूम ली। इसके लिए दरवाजे की जाने बड़ी कि ज़मीन के जवाब से फिर रुक गई। अम्मी, आफ्टर ऑल आपने मुझे भेजा था, ये तो होना ही था। उसने मुझे पर काफ़ी खासा जोर डाला। अर्ज़म और गुलरुख दोनों इस बात पर मुस्कुरा दी। क्या हुआ मम्मी, आपको देर नहीं हो रही? गुलरुख को अपने पैरों की जानिब देखता पाकर उसने चंबे से पूछा। ज़रमीन, कब सुधरोगे? ड्रेस के साथ शूज़ पहनते हैं। उन्होंने उसके टखनों से कुछ ऊपर आते लॉन्ग ग्रीन ड्रेस के साथ स्नीकर्स पहने देखकर झाड़ पलाई। और कम ऑन मम्मी, इट्स फैशन। उसने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते आंखें सिटपटाई। ये कैजुअल फैशन है और जर का निकाह है। ज़रमीन, क्या हो गया तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस को? मम्मी, आप तो जानती हैं मैं हील्स नहीं पहनती। आई एम कम्फर्टेबल। उसने किसी बच्चे की तरह उन्हें मनाते हुए उनकी गर्दन के गिरद से बाजू हमाइल किए। नो मोर एक्सक्यूज़ ज़रमीन, अभी चेंज करो। उन्होंने उसके बाजू अपने गले से गिर्द हटाते हुए तंबीह करके इशारा किया। मम्मी प्लीज़, मैं ऐसी में कम्फर्टेबल हूँ ना। उसने मासूमियत से कहते गर्दन एक जानिब गिराई। अर्ज़म, तुम मम्मी को कहो ना, मैं हील्स पहन कर गिर जाऊँगी। उसने अर्ज़म का हाथ थामते हुए मिन्नत की तो मजबूर हो गई। आंटी, अगर इसमें कंफर्टेबल फील हो रही है तो इट्स ओके, ये भी ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही है। ऐसे खूबसूरत लगने के लिए किसी ट्रेंड या फैशन फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने ज़रमीन को प्यार से देखते हुए गुलरुख को कहा। उसके कहने पर उन्हें ना चाहते हुए भी मानत पढ़ना पड़ा। ज़रमीन को घूरना नहीं भूली थी। उसको कहाँ किसी की घूरी की परवाह थी। थैंक्स। उसने अर्ज़म के कान में सरगोशी की और गुलरुख के साथ उसे बाहर ले आई और निकाह का इंतज़ाम किया गया था। पूरे लॉन को सफ़ेद हाइड्रेटेड नजियार, पिंक चेरी ब्लॉसम्स और केला लिलीज़ के साथ सजाया गया था, जिससे कई किनाल पर फैले खूबसूरत लॉन की खूबसूरती में इजाफा हो गया था। ये सारी अरेंजमेंट ज़रजान ने खुद करवाई थी। इस वक्त ग्रे कॉकटेल अटायर पहने अर्ज़म के इंतज़ार में बैठा नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। सामने अर्ज़म को पैरों तक आती गुलाबी बॉल गाउन में हिजाब लिए गुलाबी चेहरे के साथ गुलरुख और ज़रमीन के असार में आते देखकर वो महबूब था, उसे देखता रह गया। निकाह के लिए दोनों को आमने सामने बिठाया गया। ज़रजान ने अब तक उसे ऐसे ही देखते जा रहा था। अज़लान उसके साथ बैठते उसके बाजू को हिलाया तो ज़रजान होश की दुनिया में कदम रंजा करते हुए सर पर हाथ फेंक गया। अज़लान सर हिलाता मुस्कुरा दिया। अर्ज़म दुरानी वल्द हमदान दुरानी, आपको ज़रजान खान बंगश वल्द आलम खान बंगश से सिक्का रायजुल वक्त बेवज हक महर 50 लाख रुपए निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? काजी साहब की आवाज़ पर अर्ज़म की हथेलियाँ नम हुई। कबूल है। कुछ पल के तवक्कुफ़ के बाद उसकी फंसी हुई आवाज़ निकली। अपने बाबा को याद करते हुए एक आंसू उसके प्याजी गालों पर बह निकला है। जाबो कबूल के बाद मुबारक सलामत का शोर उठा और दोनों ने एक दूसरे के साथ बिठा गया। निकाह मुबारक। और ज़रजान की गंभीर आवाज़ पर गला तर्ज करती ज़रजान से कुछ फासले पर होकर बैठी। ज़रजान ने उसके गुरेज पर मुस्कुराते उसका हाथ थामा। अर्ज़म की बीट मिस हुई। तो मुझे मुबारकबाद ही दोगी? उसने खामोशी पर ज़रजान ने उसके कान के करीब सरगोशी की। अर्ज़म सटपटाई हुई चेहरा नीचे झुका के उंगलियां चटखा रही थी। ज़रजान के हाथ पकड़ने पर उसका दिल पूरी 100 की स्पीड से दौड़ा था। उससे उम्मीद करती कि वह नॉर्मली उसे जवाब देगी। अर्ज़म ने गला तर करते लब दबा कर उसके जवाब देने का सोचा कि इतनी देर में ज़रमीन हाथ में मोबाइल लिए उनके पास आ गई। अर्ज़म ने शुक्र अदा किया। माही और मोमिन वीडियो कॉल पर थे, उन्हें बुलाया, मगर दोनों ही हनीमून के होने के सबब नहीं आ पाए थे। फ़ादी और हैदर भी मसरूफियत के सबब निकाह में शामिल नहीं हो सके थे, मगर शादी में आने का वादा किया था। खाने के बाद फ़ोटो सेशन हो गया और ज़रजान मुसलसल उस तकरीब के ख़त्म होने के इंतज़ार में था जो बिलाखिर रात के वक्त जाकर ख़त्म हुई। मानो एक काम करोगी, फंक्शन से फारिग होकर जब सब आराम की गर्ज अपने कमरों में जा चुके थे तो ज़रमीन उसके कमरे में जाने से पहले बाजू पकड़ लिया। ज़रमीन जो ज़िरक का हाथ पकड़े उसके साथ कमरे में जाने लगी थी। ज़रजान ने सवालिया नज़रों से पूछा, ज़िरक जानी आप चलो, आनी आती हैं। ज़रजान ने ज़रमीन के कमरे का दरवाज़ा खोलकर ज़रमीन के हाथ से कॉटन कैंडी लेकर उसे पकड़ाकर उसे प्यार से अंदर बुलाया। तो अर्ज़म को लॉन में लेकर आओगी? ज़िरक को कमरे में भेजकर वो ज़रमीन से मुखातिब हुआ। ज़रमीन ने लब दबाए शरारत से देखा। खबरदार जो कोई शरारत करने का सोचा। हेज़ल ग्राउंड आंखों में नाचती शरारत को देखकर ज़रजान ने उंगली से उठाकर तनबीह की। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए, तुम खुद जाकर कह दो तुम्हारे साथ लॉन में आ जाए। ज़रमीन ने आईब्रोज अचकाकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मानो, शायद उसे अच्छा ना लगे, यूँ उसके रूम में चला जाऊँ तो मुझसे उसकी मर्ज़ी संभाल लाना। आई एम वेटिंग।
सरमीन कुछ देर से देखती रही, फिर हंसती हुई अर्जुन के कमरे की जाने बढ़ गई। अर्जुन को हिजाब की पिंस खोल रही थी। दरवाज़ा नॉक होने पर यस कहकर मुड़कर दरवाजे की जानिब देखने लगी। सरमीन को देखकर मुस्कुराते दोबारा ड्रेसिंग जानिब की तरफ मिरर की जाने मुतवज्जो हुई। अब तक उसी ड्रेस में मलबूस थी, हिजाब की पिंस खोली थी। इतनी जल्दी चेंज करने लगी हो? आज बहुत थक गई हूँ, इसलिए चेंज करके रेस्ट करूँगी, उससे सादा अंदाज में कहते पिन उतार कर टेबल पर रखी। एक्चुअली अर्जुन जर्द तुम्हारा बाहर लॉन में वेट कर रहा है। जरमीन ने बिल्ली थैले से बाहर निकाली। उसकी बात पर अर्जुन का पिन खोलता हुआ हाथ में ही साकित हुआ। उसने सांस रोक के अपने पीछे खड़ी जरमीन का अक्स शीशे में देखा। उसको ऐसे बुत बना देखकर जरमीन परेशानी से आगे बढ़ी। व्हाट हैपेंड, आर यू ऑल राइट? जरमीन ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। आई एम फाइन, उसने चौंकते हुए बमुश्किल खुद को कंपोज किया। वो ज़रमीन को इनकार भी नहीं कर सकती थी, सो खुद हौसला देते उसने मुस्कुराकर ज़रमीन को आने का कहा। ज़रमीन मुस्कुराती एक बार फिर से उसकी तारीफ़ करके चली गई। उन्हें अब क्या कहना है जो लॉन में बुलाया? मैं सो जाती हूँ, खुद ही इंतज़ार करके सोने चले जाएंगे। नहीं नहीं, वो इतनी सर्दी में कैसे इंतज़ार कर देंगे? फिर उनको क्या कहूँगी? मैंने कह देती मुझे नहीं आना, मगर कहूँगी कैसे? उससे परेशानी से सोचते उंगली दांतों तले दबाई। कुछ सोच कर उठी और कमरे की विंड स्क्रीन से पर्दा हटाकर नीचे लॉन में देखा, जहाँ ज़रजान शेड्स के नीचे खड़ा उसी तरफ देख रहा था। उसको देखकर ज़रजान ने मुस्कुराते हुए आने का इशारा किया। हड़बड़ाकर जल्दी से पर्दे बराबर करती पीछे हुई। ज़रजान उसके गड़बड़ाने पर हंसता हुआ लॉन से निकल गया और उसकी जानिब बढ़ गया। उसे अंदाज़ा हो गया था वो खुद नहीं आएगी। उफ़, ये मैंने क्या कर दिया? उसे तेज़ होती धड़कनों को बहाल करने की खातिर सीने पर दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए आंखें मीटी। ज़रजान कमरे में दाखिल होता सामने विंडो के साथ दीवार के साथ पुश टकाए आंखें मीटे सीने पर हाथ रखी खड़ी थी। अनाबुल लबों पर दिलकश मुस्कुराहट दौड़ गई। बगैर आवाज़ के उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ और पूरी दिलजमी से उसे देखने लगा। ज़रजान के क्लॉन की खुशबू नत्थों से टकराने पर बोलती उसने आंखें खोली और सामने ज़रजान को देखकर बेसाख्ता चीखने लगी थी कि ज़रजान ने बर वक्त आगे बढ़कर उसके मुँह पर हाथ जमा दिया। रिलैक्स इट मी, ज़रजान ने आहिस्तगी से उसके मुँह से हाथ उठाते हुए कहा और नज़रों से उसे देखा। वंस अगेन ने कहा मुबारक, क्योंकि पहले मुझे जवाब नहीं मिला। उसे नर्म मुस्कुराहट से कहते उसका खूबसूरत दमकता चेहरा देखा। उसकी मुसलसल खामोशी पर वो ठटका। अभी जवाब नहीं दोगी अर्ज़म? ज़रजान को तशवीश लाहक हुई कि बिलाखिर वो निकाह के वक्त से अब तक बोल क्यों नहीं रही थी। क्या निकाह से खुश नहीं है? सोचो वो ठटकते हुए उसे नरम लहजे में इस्तफार किया। ज़रजान के सवाल पर उसे दिमाग में पनपते सवालों को ज़बान देने का सोचकर गला तर करते मुँह खोला। क्या आप इस निकाह से खुश हैं? उसने एक टोर नज़र ज़रजान के चेहरे पर डालकर इंतहाई धीमी आवाज़ में पूछा। ऐसे काउंटर क्वेश्चन पर वो चकरा कर रह गया। उसने एक नज़र अर्ज़म के चेहरे को देखा, जिस पर कुछ सोचते उसका हाथ थाम कर बेड पर लाकर बिठाया। खुद उसके सामने काउच पर बैठ कर ठंडे या खास को अपने गर्म हाथों में थामे था। किस बात पर परेशान हो अर्ज़म? क्या चीज़ हॉन्ट करी है? लुक अर्ज़म, मुझसे शर्माओ नहीं, बल्कि एक फ्रेंड की तरह, लाइफ पार्टनर की तरह समझकर इशू है मुझसे डिस्कस करो, ताकि हम मिलकर इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकें। ज़रजान ने नरम दोस्ताना अंदाज पर उसकी कुछ ढाढ़स बनी। मैं कंफ्यूज हूँ कि आपने अपनी खुशी में किया या बाबा की ख्वाहिश पर सर झुकाया? उसे झिझकते हुए पूछ डाला। ज़रजान खामोशी से सुनता रहा। उसके खामोश होने पर कुछ देर उसे देखता रहा। बस यही इशू था। ज़रजान ने नरमी से पूछने पर सर इस बात में हिला दिया। अब तक सर झुकाए नज़रें ज़रजान के हाथों पर मौजूद अपने हाथों पर जमाए बैठी थी। मैंने इस निकाह में बाबा की मर्ज़ी को अहमियत ज़रूर दी थी, मगर उनसे पहले इस निकाह में मेरे दिल की रजामंदी शामिल थी अर्ज़म। उसकी बात सुनकर अर्ज़म ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा, जो लबों पर नरम मुस्कुराहट सजा उसे देख रहा था। सीरियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट नाइट हुआ था, नो, मगर ये भी हकीकत है तो मुझे पहली मुलाकात में अच्छी लगी थी। तुम्हारी तकलीफ मुझे अपने दिल पर महसूस हुई थी, तुम्हारे आंसू मुझे या किसी नोकीली चीज़ की मारद महसूस हुए थे। उसने अर्ज़म की आंखों में देखते हुए उसका एक हाथ अपने दिल के मकाम पर रखा। तुम्हारी बातों ने मुझे हॉन्ट किया था अर्ज़म। वो धीमा सा पहली लड़की और जिससे मैंने कुछ डिफरेंट फील किया। जब तुम हॉस्पिटल में तकलीफ से रोई थी, मेरा दिल कर रहा था तुम्हारी सारी तकलीफ खुद पर लेकर दिल से हंसता हुआ देखो। तुमसे मिलकर जिस खौल में मैं 7 माह से कहता उससे बखुद बाहर निकल आया। इन शॉर्ट, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो अर्ज़म, तुम मेरी ज़िंदगी में शफा बन कर आई हो। आई जस्ट वांट टू से थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग माई लाइफ, फॉर गिविंग मी क्योर। ज़रजान ने मोहब्बत से कहते उसका चेहरा हाथों से बढ़ते हुए आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमी। अर्ज़म ने सख्ती से आंखें मीच ली। अब क्या आंखें नहीं खोलोगी? ज़रजान ने पीछे होकर लतीफ़ सा डांस किया। आपको भी निकाह की मुबारक हो, अर्ज़म ने समझते हुए धीमी आवाज़ में मुबारकबाद पेश की। खैर मुबारक अर्ज़म खान बख्श। ज़रजान ने मुस्कुराते हुए उसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली में खूबसूरत हीरे की अंगूठी पहनाई। अर्ज़म के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। ज़रजान ने मुस्कुराते हुए उसके सुर्ख चेहरे को देखा। किस क्लास में? ज़रजान के अचानक एक अक्सर सवाल पर पूछते उसने चौंकते हुए सर उठाया। मैं अभी इंटरव्यू के पेपर दिए थे बस। उसे जवाब अपने हाथों से खेलते हुए जवाब दिया। उसके लहजे में खिली उदासी ज़रजान ने खूब महसूस की। नेक्स्ट क्या करने का इरादा है? नेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्लान था, मगर जो किस्मत का मंजूर। उससे ठंडी आ भरी उसके अंदाज पर ज़रजान के दिल को कुछ हुआ। कल ही मेरे साथ चलना, मैं खुद तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा, डोंट वरी। उसने प्यार से कहते अर्ज़म का हाथ थामा। ज़रजान के मोहब्बत भरी अंदाज पर उसकी आंखें भीगी। उसे दिल ही दिल से ज़रजान जैसे शख्स मिलने पर शुक्र अदा किया और धीमा सा मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिला गई। ज़रजान
के लबों पर मुस्कान दौड़ गई। अभी नाश्ता करके फारिग हुए थे कि मुलाजिम दौड़ता हुआ आया। सर, वो साजिद सर के बंदे लेकर आए हैं और गार्ड्स रोकने पर उसको गोली मार दी। उन्होंने अब इसी तरफ आ रहे हैं। मुलाजिम रहीम हाथ कांपते हुए बात मुकम्मल की। उसकी बात पर जहाँ हसन सिकंदर का रहन फक हुआ था, जजान खौफ से सिकंदर के साथ लग गया और सिकंदर के चेहरे पर हैरत और शदीद गुस्से से मिले जुले तासुरात थे। इस तरह से खड़े होते हसन सिकंदर की जानिब देखा, जिनकी रंगत सबसे ज़्यादा पीली हो गई थी। दानी, मेरे शेर, जल्दी से बाबा को लेकर अंदर जाओ। उसने यजदान का चेहरा हाथों से पड़ते हुए प्यार से कहा और आगे बढ़कर हसन सिकंदर को उठने में मदद देने लगा। उन्होंने हाथ से इशारे से रोका। तुम दानी को अंदर लेके जाओ, मैं उसे खुद देख लूँगा, ये मेरा और उसका मामला है। उनके लहजा इंतहाई का रखता। दानी, अंदर चलो, रहीम इसे अंदर ले जाओ, रूम से बाहर मत आने देना जब तक मैं ना कहूँ। उसने यजदान को प्यार से कहते हुए होंठ बने खड़े मुलाजिम को सख्ती से हुक्म दिया। सूरत से खौफ के घिरे यजदान को अंदर की जानिब लेकर बढ़ गया। बाबा, आपने सुना नहीं, वो एक मासूम बेगुनाह को किसी की वजह के बगैर मार कर यहाँ तक आ रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि तमीज़ से बैठकर बात करने आया है? आपने मुझे बताया नहीं। इस मामले की नौयत इस हद तक बढ़ी हुई है, मगर बहरहाल मैं आपको उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। हसन सिकंदर के कंधे छोड़कर गुजरने वाली गोली को देखकर उसकी ज़बान को ब्रेक लगी। उसका गुस्सा हद से हुआ। सीरत से अपनी गन निकाल कर पलटते हुए सामने आते बंदे को सर का निशाना लेकर फायर खोल दिया। गले में वो सर में सुराख लिए पीछे को गिरा। बाएं जानिब दोनों बंदे फायर करने लगे थे। इस दौरान सिकंदर ने उन दोनों का एक किस्सा तमाम करके दरमियान से आते साजिद मलिक पर कहर भरी नजर डाली। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें दुनिया आला में बाला पहुंचाने में एक सेकंड नहीं लगेगा। सिकंदर गन साजिद मलिक की जानिब पॉइंट करता धाड़ा। साजिद मलिक एक पल को साकित हुआ। सिकंदर के पीछे बैठे इसे हसन सिकंदर पर नजर पड़ते नए सिरे से साजिद मलिक की आंखों में खून उतर आया। एक कदम आगे बढ़ा। सिकंदर की गन से निकली हुई गोली उसकी दाएं टांग को चीरती गुजरी थी। गोली लगने पर लड़खड़ा कर नीचे गिरा, मगर गन पर मजबूत गिरफ्त होते ही उसने सिकंदर के पीछे कुछ फासले पर बैठे हसन सिकंदर पर नाश्ता बांधते उसको देखा। उनके लट्ठे की माने सफ़ेद चेहरा लिया साकित उसी पर नजरें जमाए बैठे थे। उसके फायर करने से पहले सिकंदर उसे मौका दिए बगैर उसकी गन वाले फायर पर कर गया। गन साजिद मलिक के हाथ से छूट कर गिर गई। साजिद मलिक ने अपने खून से भरे हाथों को देखा और सिकंदर पर कहर भरी नज़र डालकर मुश्किल से एक टांग घसीटता आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ मुतशर थी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे रोकोगे? मैं रुक जाऊँगा? नहीं, ये तुम्हारी भूल है शाह। तुम्हारे बाप ने जो मेरा नुकसान कर दिया उसका हर्जाना उसकी मौत भी पूरा नहीं कर सकती। तुम बीच में मत आओ। मेरे बाबा ने तुम्हारा जो भी नुकसान किया उसका हर्जाना मैं भरूंगा। तुम नुकसान की कीमत बताओ। सिकंदर ने उसकी आंखों में गाड़ते उसके मखसूस भारी आवाज़ में कहते हर लफ्ज़ पर जोर दिया। सिकंदर की बात पर वो इस्तेज़ाई हंसा। तुम्हें अंदाज़ा भी है शाह तुम कैसे नुकसान पूरा करने की हामी भर चुके? उसने आईब्रो उचकाते इस्तेज़ाई सवाल किया। उसके अंदाज पर वो ठटका। कैसा नुकसान? उसने अचंभे से पूछा। गन का रुख अब साजिद मलिक की तरफ था। सिकंदर अपने बाप के आगे ढाल बन के खड़ा था। सवाल पर साजिद मलिक हंसते हुए गर्दन जरा सी दाएं जानिब करते सिकंदर के पीछे बैठे हसन सिकंदर को देखा, जो हनूज इसी हालत में बैठे थे। तुम्हारे बाप की हालत तो भी नाजुक हो रही है। अगर तुम्हें हकीकत आगाह कर दिया इस दुनिया से, खबरदार जो मेरे बाबा के बारे में आइंदा इस तरह बात की चमड़ी उधेड़ दूंगा। सिकंदर ने उंगली उठाकर से धाड़ते हुए वार्निंग दी। साजिद मलिक रहा कर रह गया। टांग से हाथ की तकलीफ कम नहीं हो रही थी। जवाब सिकंदर ने मुंह की नहीं तकलीफ दे रही थी। उसके मुंह से खून का जायका निकला। तुम्हारे इस इज्जतदार बाप ने एक दहशतगर्द यहाँ से फरार करवा कर उसे बाहर जाने में मदद की। क्यों? हसन सिकंदर शाह, ठीक कहा ना मैंने? साजिद मलिक ने जहर खंदा तेज़ लहजे में कहते हुए बेमुश्किल उठते हुए आस्तीन से मुंह से निकलता खून साफ किया। वो जहर उगल दिया। कम से कम सिकंदर को ये महसूस हो रहा था सिकंदर सख्ते की जद में आ गया। वो यकीन नहीं कर सकता था उसके बाप जो वतन की और उसके नामों पर खुद को कुर्बान करने के लिए हिमा वक्त तैयार था, ऐसा कैसे कर सकता? उसने मुड़ के अपने बाप को देखा, जो लट्ठे की मारे सफ़ेद चेहरा लिया साकित बैठे थे, यकटक सामने देख रहे थे। सिकंदर को उन पर किसी बेजान का वजूद का गुमान हुआ। सिकंदर एक जमात देने वाली नज़र साजिद मलिक पर डाली और अपने बाप की जानिब बढ़ गया। सिकंदर फटी नज़रों से अपने बाप के मुर्दा वजूद को देख रहा था। साजिद मलिक ने भी हैरत से देखा। साजिद मलिक ने सिकंदर को देखा, जो बेयकीनी से अपने बाप को झंझोड़ रहा था। साजिद मलिक ने वहाँ से निकलने में आफिया जानी उसे हसन सिकंदर को मारने का टारगेट दिया गया था, जो बगैर किसी मसले के पूरा हो चुका था। वो दबे कदमों वहाँ से निकलता चला गया। बाबा, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको भी मेरे हर सवाल का जवाब देना है। उठे बाबा। उन्हें झंझोड़ता हुआ धाड़ा था। आंखें जब्त की शिद्दत से सुर्ख थी। आज का क्या प्लान है? जरजान को नाश्ता ख़त्म करते देखकर आलम खान ने इस्तफार किया। बाबा जान, अर्ज़म भी मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाएगी। उसका नेक्स्ट एडमिशन करवाना है। उसे नैपकिन से मुंह साफ करते उन्हें जवाब दिया। उसकी बात पर आलम खान को बहुत खुशी हुई। किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है मेरी बेटी ने? उन्होंने अपने दाएं जाने बैठी अर्ज़म से शफकत से पूछा। ग्राफिक डिज़ाइन में बाबा जान, उसने मुस्कुराते हुए उन्हें आगाह किया। सबका दोस्ताना नरम रवैया अर्ज़म को पहले बासानी एडजस्ट होने में मदद दे रहा था। वेरी वेल, अल्लाह मेरी बेटी को बहुत सारी कामयाबी अदा करे। बेस्ट ऑफ लक बेटा। उन्होंने उसके सर पर बोसा देते हुए सबसे मिलकर ऑफिस के लिए निकल गए। आमीन, उसने दिल से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़मीन अब तक सो रही थी, बाकी सब नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। ज़रक नाश्ता अधूरा छोड़कर अर्ज़म के गाल पर बोसा रहता ज़मीन के कमरे के जाने बड़ा। सब उस ज़रक की हरकत पर मुस्कुरा दिया। जब भी यहाँ आता था ज़मीन के अलावा किसी के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करता था। ज़ारा ने ज़रक की पुष्ट देखते हुए मुस्कुरा कर अर्ज़म को आगाह किया। अर्ज़म रेडी हो जाओ। उसे नाश्ते से फारिग होता देखकर जरजान ने मुखातिब किया।
उसको यूँ बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब करने पर अर्ज़म ने गड़बड़ा कर गुलरुख, अज़लान और ज़ारा को देखा जो उसी की जानिब मुतवज्जो ही नहीं थे। उसे गर्दन घुमाकर जरजान को देखा। उसे उसके देखने पर कंधे उचकाता हुआ उसे उठने का इशारा करता दोबारा न्यूज़पेपर की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो गुलरुख को बताती उठी और तैयार होने के लिए कमरे की जानिब चल दी। ज़ीरक कमरे में दाखिल हुआ। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। बेड पर अपने मखसूस अंदाज में ऊँधी लेटी हुई थी। कंबल आधा उसके ऊपर था और आधा बेड से नीचे लटक रहा था। उसके बाल तकिए पर और कुछ चेहरा छुपाए हुए थे। उसका हाथ तकिए और दूसरा अपने चेहरे पर था। ज़ीरक ने छोटे छोटे कदम उठाता बेड पर चढ़ता और जाकर उसकी पुश्त पर बैठ गया। आनी आनी गेट अप। उसने अपने छोटे छोटे हाथ उसकी पुश्त पर मारते हुए उसे उठाने की कोशिश की। ज़मीन सोई जाई कैफियत से उसके बुलाने पर होश पर हवास मुकम्मल तौर पर बेदार हो गए। मुस्कुराते हुए तैयार से दाएं जानिब घूम कर सीधी होकर ज़ीरक की कमर पर बल बेड पर पीछे को जाके लेटा। गुड मॉर्निंग आनी की जान। ज़मीन ने उस पर झुकते हुए उसकी गाल के साथ नाक को भी मस करते हुए मुस्कुरा कर चूमा। मॉर्निंग आनी, गेट अप एंड गो गेट रेडी, आई एम वेरी हंग्री। उसने बेचारगी से कहते अपने छोटे छोटे हाथ पेट पर रखे। ज़मीन मुस्कुराते होकर कहकर फ्रेश होने चली गई। वो बेड के साथ टेबल से ज़मीन का मोबाइल उठाकर उसके साथ खेलने लगा। ज़मीन फ्रेश होकर बाहर आई। अपने मोबाइल के साथ मसरूफ़ देखकर मुस्कुराती हुई शीशे के सामने जा खड़ी हुई। उससे बालों में ब्रश करके पोनी बनाया और ख़ुद को परफ्यूम स्प्रे करके उसकी शीशी वापस रखी। एक नज़र पहनने पेंडेंट पर गई। हमेशा की तरह उसका हाथ बेसाख्ता पेंडेंट के जाने पड़ा। पेंडेंट को छूकर सिकंदर के लम्स को महसूस करते एक उदास मुस्कुराहट सुर्ख याकूती लबों पर फैली। कम ऑन माय प्रिंस। सोचों को झटकते हुए ज़ीरक की जानिब मुड़ी। ज़मीन ने उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए उसका हाथ पकड़कर बेड से नीचे उतरने में मदद की। वापस आप टेबल पर रखने लगी कि रोशन स्क्रीन देखकर साकित हुई। सिकंदर की जानिब से एक अदद मैसेज मौसूल हुआ। उसका मैसेज पढ़कर अनजाने में ज़मीन की आंखें नम हुई थी। उसको रोते देखकर ज़ीरक ने परेशानी से उसके साथ उसका हाथ हिलाया। आई यू ओके आनी? उसकी आवाज़ पर ज़मीन चौंकी और उसका परेशान चेहरा सीरत से देखकर पूछते उसे धीरे से मुस्कराया। ओह माय प्रिंस आनी इज़ परफेक्टली फाइन, डोंट वरी। उसने ज़ीरक के सामने पंजों के पल बैठते उसका गाल चूमते हुए तसल्ली दी और उठकर उसका हाथ थामती खुद पर जब्त करती बाहर की जाने बढ़ गई। तुम इस तरह से जाओगे और हम पीछे से अंदर घुसेंगे। 4 नकाबपोश शाह पैलेस से कुछ फासले पर खड़े थे। उनमें से एक दो लोगों ने दाएं जानब से फ्रंट लॉन की दीवार फलांगने कहने का कहा। प्लान से आगाह किया। बाकी पीछे रहने वाले 2 नकाबपोश पिछले लॉन की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। एंट्रेंस की सीढ़ियों पर 2 पहुंचने वाले फाइक ने उनसे पीछे पे हमला कर दिया। एक बंदे को गैर महसूस अंदाज से खामोशी से बेहोश करके फाइक दूसरे बंदे पर हमला करने ही वाला था। पीछे से आते दूसरे 2 बंदों ने एक गन निकली हुई गोली ने फाइक को इधर ही गिरा दिया। गोली उसकी कमर से आर पार हुई थी। कुछ ही देर दर्द से कर रहा था। वो साकित हुआ। वो चारों फाइक को चेक करके उसकी मौत तस्दीक करते अंदर की जाने बढ़ गए। अंदर तमाम मुलाजिमीन को उन्होंने एक कमरे में बंद किया और गार्ड्स के होते हुए खामोशी से पूरा घर छाने लगे। गार्ड्स गेट पर थे। अंदर फाइक को मौत की घाट उतार चुके थे। पूरा घर छानने पर जब उन्हें ज़मीन नहीं मिली मायूसी होते तोड़ फोड़ करने लगे। लगता है डार्क मॉन्स्टर हमारे प्लान से पहले ही वाकिफ़ था, तभी अपनी बीवी को छुपा दिया उसने। उनमें एक लड़के को इन्हें हरासा होते कहा। अपने बॉस के आर्डर पर यहाँ सिकंदर की गैर मौजूदगी में ज़मीन को किडनैप करने आए थे, मगर ज़मीन को ना पाकर कुछ खौफज़दा थे और कुछ गुस्से में। जल्द अज यहाँ से निकलो, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। उनमें से एक बंदे ने कहा। सब सर हिलाते दबे कदमों से निकलते चले। सिकंदर आज जर्मनी से वापस आया था। मिलने वाली खबर उसे हिला कर रख दिया। वो हर चीज़ छोड़कर जल्दी से शाह पैलेस पहुंचा। शाह फाइक की डेड बॉडी वहाँ से उठवा ली गया। पूरा शाह पैलेस, हर कमरा, किचन, लाउंज, हर जगह नहस तहसी। सिकंदर अंगारों पर लौट रहा था। फाइक की मौत और फिर उनके आने का मकसद जानकर उसका खून खौल रहा था। इस वक्त अपने कमरे में अंधेरा किए बेड पर नीम दराज सोचों में गुम था। उसके कपड़े भी 2 दिन से वहीं पहने हुए थे। मलगजे हुलिये में बैठा था। कई तरह अच्छी बुरी सोचें उसके दिमाग में फिर मानत घूम रही थी। असल सिकंदर की वफात अचानक हार्ट अटैक से हुई थी। उनकी तदफीन के बाद अज़ान को ज़बरदस्ती खाना खिलाकर नींद की दवाई देकर सोने के बाद अपने कमरे में आ बैठा। अपने बाप की वफात का दुख बोझ की मानत उसके सीने पर था, जो हकीकी वजह था। सिकंदर अब तक काफ़ी हद तक अनजान था। इसी उलझन के सबब उसकी तबीयत बेचैनी और गुस्सा में बढ़ गया। कुछ सोचते हुए उसने मोबाइल उठाकर एक नंबर पर कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अभी कदरे बेहतर थे। जी दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी, क्या हम अभी मिल सकते हैं? यस श्योर, बिल्कुल आप इजी हों। ओके थैंक यू सर। बात करते हुए उठकर चेंज करने चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद तैयार होकर अपनी मतलूबा जगह पर पहुँच गया। फौजी कट, घने भूरे बाल सलीके से जेल के साथ एक तरफ सेट किए गए थे। क्रिस्टल ब्राउन उलझन भरी आँखों पर डार्क शेड्स लगाए रखे थे। स्टील ग्रे शर्ट, ब्लैक जीन्स और उसका दराज कद वर्जिशी जिस्म पर खूब जच रहा था। वो कलाई में पहनी घड़ी देखते हुए खूबसूरत महंगे रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। उसको देखते ही वेटर उसकी जाने बढ़ा, मगर हाथ के इशारे से मना करते हुए कदरे कोने वाली टेबल सेलेक्ट की और जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में एक उधेड़ मशक मुतवाज़न चाल चलता हुआ उस तक आया। उसके आते ही सिकंदर ने खड़े होकर मुसाफा किया और उनका बैठने का कहता खुद भी वापस बैठ गया। ऑर्डर देकर रस्मी गुफ्तगू के बाद असल मुद्दे पर आया।
उस उधेड़बुन शख्स ने सिकंदर को जज्बात से आगाह के अंगारों पर लौटाने के लिए काफ़ी थी के बाद उसे तन से वह निकला। आंखें पहले से ज़्यादा सुर्ख हो गई थी, चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। ड्राइविंग करते हुए भी अनकही बातें सिकंदर के दिमाग में मुसलसल गर्दिश कर रही थी। डैम इट डैम। उसने दहाड़ते हुए ज़ोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा कोहनी के बल पर विंडो पर टिकाया हुआ था और इसी हाथ से मुसलसल अपनी पेशानी मसला था। कर्नल हसन सिकंदर ने एक दहशतगर्द जिससे जान पर खेलकर गिरफ्तार किया था, खुद ही ना सिर्फ उसे रिहा किया बल्कि यहाँ से फरार होने में मदद की। मैं खुद हैरान था, अब तक बड़ी धमकी भी किसी दुश्मन के आगे नहीं झुके। तो ऐसा क्या हुआ जो इंतहाई कदम उठाया? फिर इन्वेस्टिगेशन पर इल्म हुआ कि मेजर साजिद मलिक का बेटा और बीवी उनके पास था, जिसके सबब कर्नल साहब ने ये कदम उठाया, मगर उन्होंने इसे यहाँ से फरार होने में मदद नहीं की। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था। उनकी बात सोच सोच कर उसका दिमाग फटने वाला था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कैसे घिनौने फेल में उसके बाप को धोखा देकर शामिल कर लिया जाएगा। उसे सब समझ आ रहा था, अपने बाप का रवैया, उनके हार्ट अटैक का सबब, साजिद मलिक का यूं दंदनाते हुए शाह पैलेस में आना और फिर उसकी बाप की अचानक मौत। उसके बाप को धोखा दिया गया था, जिसका सारा भुगतान अब उसकी बाप और फैमिली को भुगतना पड़ा था। उसका रुख मलिक विला की जानिब था। वहाँ पहुँचते उसे नवा साजिद मलिक पूरी फैमिली समेत फरार हो चुका है। उसने खबर सातवें आसमान पर उसका गुस्सा पहुँचा दिया। अभी शाह पैलेस के लैंड लाइन पर आने वाली कॉल पर उसका दिल कॉल पर ओके करके मोबाइल सर उठाया। सारी यज़दान साहब नींद से जाग गया और उनकी वही हालत हो गया, किसी के काबू में नहीं आ रही। छूटते ही मुलाजिम की घबराई परेशान आवाज़ सुनाई दी। पीछे यज़दान की चीखों भरी आवाज़ें बराबर सुनाई दी थी। मुठियाँ अल्लाह भेजते कहर बरताती नज़र मलिक विला पर डालकर गाड़ी के जाने पड़ा। तुम लोगों से एक बच्चा नहीं संभाला जाता, अहम को की जन्नत में रहता हूँ मैं। वो बनाते हुए गाड़ी में बैठा। उसको 5 मिनट में किसी तरह संभालो, खुद आकर कोई नुकसान ना पहुँचा ले, तब तक मैं आ रहा हूँ, बल्कि मेरी बात करवाओ। उससे रैश ड्राइविंग करते हुए मुलाजिम से कहा। मुलाजिम ने फ़ोन यज़दान को दिया, मगर बात करने के बजाय चीखते हुए मोबाइल चलाकर दीवार में दे मारा। काल काटने पर शदीद इश्ताल अंगेज़ होता गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। उसकी रकेज़ इस कदर तनी हुई थी कि बाज़ और थी गोया भी फट जाए। कुछ देर में वो शाह पैलेस पहुँचकर गाड़ी पोर्च में रोकता सरहद से अंदर की जाने बढ़ा था। यज़दान पूरे कमरे में दाखिल होते से झटका लगा। पूरा कमरा तहस नहस था। तमाम कीमती डेकोरेशन पीसेस ज़मीन पर टुकड़ों की तरह बिखरे हुए थे। यज़दान के तमाम पसंदीदा महंगे तरीन परफ्यूम की शीशियाँ भी किटियों की सूरत जाबुजा बिखरी हुई थी। अपनी नाकदरी का रोना रही थी। 2 मुलाजिम बेड के साथ नीचे कालीन पर बैठे मुसलसल चीखते हुए यज़दान को संभालने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। यज़दान की हालत देखकर अपना दिल मुट्ठी में कुचलता महसूस हुआ। बस दानी मेरा शेर, बस ठीक हो जाएगा। उससे सिकंदर ने उसको ज़बरदस्ती काबू करते अपने साथ लगाते उसकी पूछ सहलाते सर पर बोसा दिया। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर यज़दान के बालों में जज्ब हो गया। सिकंदर जितना डर मजबूत और बहादुर था, यज़दान उतना ही हसास और नरम तबीयत का छोटे दिल का मालिक था। वो ऐसा था तो वजह सिकंदर और कुछ हसन का रवैया था। अब तक उसे किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते आए थे। उसका हाथ का छाला बना कर रखा होता। दोनों यही कोशिश होती थी कि उसे किसी सूरत में माँ की कमी महसूस ना हो। उसकी कमी को पूरा करते हुए 15 साल लड़का नहायत हसास और छोटे दिल का मालिक था। अपने बाप की मौत पर इस हद तक अंदाज हुई थी कि दिमाग खोने लगा। सिकंदर की मोहब्बत भरी शफीक आगोश में आकर कुछ देर मज़ाहमत करता रहा और फिर सुकून होता अब दोबारा ग़नूदगी में जाने लगा। अपने बाप की मौत की खबर सुनकर शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार हो गया, बेहोश हो गया। डॉक्टर ने अद्वियात के साथ साथ उसकी काउंसलिंग पर भी जोर दिया। अब उसके सिकंदर की तवज्जो और ज़रूरत पहले से कहीं बढ़ गई थी। डॉक्टर ने उसे नींद की दवा दी, क्योंकि होश में आते ही हज़ियानी अंदाज में चीखने लगता था। अब भी उसके सोते हुए सिकंदर गया, मगर ख्वाब में अपने बाप का खून में लथपथ बेजान वजूद देखकर खौफज़दा होता जाग गया। उसे पुरसकून सा दोबारा नींद की आगोश में डाला देखकर सिकंदर ने एहतियात से उठाकर बेड पर लेटाया और उस पर कंबल दुरुस्त किया। रहीम, तुम हर वक्त इसके पास रहोगे और आज मैं डॉक्टर का भी अरेंज करता हूँ। सिकंदर ने रहीम को जिम्मेदारी सौंपी। रहीम सर हिला गया। सिकंदर ने एक नज़र पुरसकून सोए यज़दान को देखा। झुक कर उसने यज़दान के चेहरे पर प्यार किया और सीधा होता एक नज़र रहीम को देखकर कमरे से निकल गया। उसके कमरे से स्टडी में आकर कुछ देर वैसे ही कुर्सी से पुष्ट के आंखें मूंदे बैठा रहा। सर का दर्द शिद्दत इख्तियार करता रहा, मगर अपनी परवाह थी ही किसे। एक सोच उसके दिमाग में गर्दिश करी थी, अपने बाप के कातलों को किसी तरह कैफरी किरदार तक पहुंचाना था। मोबाइल की आवाज़ से सोचो कि दुनिया से बाहर लाई रस्मी सलाम दुआ के बरअसल बात की तरफ आया। मैं तुम्हें एक बंदे की इन्फो सेंड कर रहा हूँ, तुम जल्द अज जल्द उसकी मुकम्मल डिटेल्स मुझे भेजो। मुकम्मल मतलब मुकम्मल। उससे अल्फाज पर जोर दिया। उसकी करंट लोकेशन, बैंक बैलेंस, एक्टिविटीज़ और एक बंदा उसके पीछे लगाओ, उस पर नज़र रखें। मुझे रिपोर्ट बैक करो एज सून एज पॉसिबल। उसे संजीदगी से कहते हुए सामने टेबल फाइल खोली। कुछ खास नहीं, बस काम जल्द अज जल्द करो। उसने सरसरी लहजा इख्तियार किया। काल काट कर मोबाइल साइड पर रखता मुकम्मल फाइल की जानिब मुतवज्जो हो गया। सिकंदर को जर्मनी से वापस आया हफ्ता हो चुका था। इसी केस के सिलसिले में मसरूफ़ अमल था, मगर शदीद मसरूफियत के बावजूद ज़रमीन की यादों ने उसके दिल की दुनिया में कहराम बर्पा कर रखा था। बाहर से जितना शांत और पुरसकून नज़र आता था, उससे ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ में मुब्तला था। एक जहन्नम थी जो उसके अंदर जल रहा था, उसकी वहशत और दीवानगी में गहरा इजाफा कर रहा था। ये अंदर की वहशत का नतीजा ही था कि मुखालिफिन दुश्मनों से पहले बढ़कर बेहिस सफाक बन गया था। उसकी आंखें हेमा वक्त सुर्ख रहने लगी। क्रिस्टल ब्राउन आंखों ने गोया सुर्ख रंग ओढ़ लिया था। चेहरे पर हेमा वक्त करख्तगी छाई रहती। वो सिर्फ सिकंदर बन गया था, जो डार्क मॉन्स्टर मेजर शाह रेड वुल्फ था।
अम्मी ने कहा हजाम कहीं दफन हो गया था। जो बंदा उसके टार्चर सेल में था, इन 2 हफ्तों में सिकंदर ने उसे ऐसा टार्चर कर दिया, ना जिंदों में था ना मुर्दों में। उसके जख्म पर मरहम रख के पहले से ज़्यादा गहरा जख्म दिया जाता। शख्स मौत की भीख मांग मांग कर होशो खर्च बेगाना हो जाता और होश आते ही फिर से मौत की भीख मांगता, मगर गुनाह उसने किया था उसकी सज़ा आसान मौत की सूरत में सिकंदर हरगिज़ नहीं देने वाला था। मेजर हजाम सिकंदर शाह इबरतनाक अंजाम पर यकीन रखता था। अपने शिकार को बेबस करके मारता था, शिकार को मौत के दहाने पर ले जाकर शदीद तकलीफ दे हालात से वापस ज़िंदगी की जानिब यूँ खींचता कि शिकार को ज़िंदगी अजाब मालूम होने लगती। उसके नए शिकार को अब रोज़ जीना, रोज़ मरना और सिकंदर की बनाई गई इस जहन्नुम में रहना था, जो बिलाशुबा हर दुश्मन के लिए जहन्नुम से बदतर था। थैंक्स, और ये इन्फॉर्मेशन किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। गॉट इट, उसने सख्त अंदाज में कहते कॉल काट कर मोबाइल की पेंट में रखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। यानी मेरे शेर उठ खा लो। सिकंदर एक दर सिरहाने बैठे उसके सिल्की ब्राउन उंगलियां फेरते मुलाजिम को जाने का इशारा पाते ही सर हिलाकर कमरे से निकल गया। वो हल्का सा किस्मत आकर सीधा होता नफ़ी में सर हिला गया। थोड़ा सा खा लो। सिकंदर ने उसके माथे पर आए बाल पीछे करते हुए प्यार से कहा, तो उसने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर सिकंदर को देखा। चलो शाबाश, उठो और फिर जहाँ अपने गेम नहीं लगानी है, इफ़ यू रिमेंबर। सिकंदर ने उसके सर के नीचे हाथ रखकर ज़बरदस्ती से उठाकर बिठाया। जिस हसन सिकंदर की वफ़ात को 1 माह हो चला था और सिकंदर की जान तोड़ कोशिशों से वो पहले काफ़ी नॉर्मल होकर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट रहा था। ओके भाई की जान, मेरी एक शर्त है। बोलो, उसने चेहरे पर हाथ फेरते हुए शर्त रखी। बोलो, सिकंदर ने मुबहम सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पहले आप प्रॉमिस करें मेरी बात मानेंगे। उससे एब्रो उचकाते हुए अपना हाथ सिकंदर के सामने पड़ा। उसके चेहरे पर मासूमियत सदी थी। चेहरे की पलाहट कम होकर चेहरा फिर से सुर्ख और सफ़ेद हो गया था। सिकंदर ने एक नज़र उसके सामने फैला कर उसका हाथ देखा, दूसरी नज़र उसके चेहरे पर डाली। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में उम्मीद की किरण थी। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसकी हाथ रखकर कहा, प्रॉमिस, अब बोलो। सिकंदर के मान जाने पर वो खुश हुआ, मगर मुस्तरब अंदाज में लब दबाकर सिकंदर को देखा। सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। भाईजान, आप आज मुझे बाबा जान की कब्र पर ले जाएंगे। उसने सिकंदर के दोनों हाथ थामते हुए मिन्नत से अंदाज में कहा। सिकंदर की क्रिस्टल ब्राउन आंखों में अपनी जगह पर उम्मीद आंखें डाली। डॉक्टर के मना करने पर यज़दान को किसी भी ऐसी चीज़ से याद से दूर रखा जाए जिसका दोबारा ज़हनी हालत गुजरे। सिकंदर ने पूरे शाह पैलेस अपने बाप की तस्वीर हटा दी थी। उनके कमरे को लॉक कर दिया था और यज़दान को अब तक उनके आखिरी आरामगाह पर भी नहीं ले जाकर गया था। उसकी फरमाइश पर सिकंदर ने लब खींचते हुए उसे देखा। प्लीज़ भाईजान, प्रॉमिस मैं नहीं रोता और अपनी तबीयत ख़राब नहीं करूँगा। बस एक दफ़ा उनकी कब्र देख लूँ, फिर वापस आ जाऊँगा ना, प्लीज़। उसके लफ्ज़ों पर जोर देते हुए सिकंदर के हाथ पर दबाव बढ़ाते सिकंदर ने मेहनत करने वाले लहजे में कहा। वो नहीं जानता था यज़दान वहाँ जाएगा। उसे डर था वहाँ जाकर अपना आप पर काबू न रख पाए तो उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने का खदशा था। मगर सिकंदर के चेहरे पर उम्मीद की जानिब देखा तो मानते ही बनी। उसने सर इस बात में हिला दिया। उसका इकरार में हिलता सर देखकर उस यज़दान खुश होता सिकंदर के गले लग गया। यह द बेस्ट ब्रदर एवर। वो इंतहाई खुश था। बेड से उतरकर स्लीपर्स पहनकर खुशी से फ्रेश होने चल दिया। सिकंदर ने उसकी जल्दबाजी से उतरने पर हल्का सा मुस्कुराकर खुद उठकर टेबल पर खाना लगाने लगा।